यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें सीटेट की हम तैयारी करें, जिसमें हम अपनी जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ये हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी आपकी चली हुई है साइंस की, जिसमें हम एक एक चैप्टर अपना डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 चैप्टर जो है हम ऑलरेडी डिस्कस इसमें कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें हम दहन और ज्वाला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो दहन है और जो कंबशन है ऑफ अ फ्लेम, तो कंबशन एंड फ्लेम के बारे में अब इसमें पढ़ने वाले हैं। कंबशन एंड फ्लेम, तो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, दहन और ज्वाला, जिसमें हम कंबशन एंड जो ज्वाला आपके होते हैं। को चैप्टर का नाम दहन होता है आपका कंबशन। दहन किसको बोलते हैं? कंबशन को आपका बोलते हैं कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड जो ज्वाला होती है वो आपका फ्लेम आपका होता है। तो कंबशन एंड फ्लेम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे हम पहले हमने जो 5 चैप्टर अपने ऑलरेडी कर लिया है, तो 6 चैप्टर आपका ही है, चैप्टर नंबर 6 है। चलिए पहला पॉइंट आता है इसमें कि दहन और ज्वाला होती क्या है, कंबशन और जो फ्लेम है वो होती क्या है। तो पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हुए अपना चलते हैं। तो इसमें कंबशन एंड फ्लेम क्या होता है, हम घर पर जो हमारा घर होता है, यानी जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा हाउस है, घर है, तो घर पर या उद्योग जो इंडस्ट्रीज होती है या फिर जो व्हीकल होते हैं, जो वाहन हम चलाते हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, जो ईंधन होते हैं, जो फ्यूल आपके होते हैं, जिसके यानी जो हमने फ्यूल्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, तो उसका उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। कि विविध जो प्रयोजन होता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यह आपने देख लिया। तो अब आपका आता है, क्या आप क्वेश्चन बनता है कि क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं। जो आपका घर है, जहाँ पर जो ईंधन आपका होता है, जो फ्यूल्स आप यूज़ करते हो अपने घरों में, तो उन ईंधन जो उन फ्यूल्स हैं उनके जो नाम है वो आप बता सकते हो। तो व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम आपको बताने होंगे। तो चलिए सबसे पहले आता है आगे कि जो मोटर गाड़ियाँ आपके होते हैं, जो मोटर गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स आपके होते हैं, तो व्हीकल्स चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं। तो जो व्हीकल्स आप चलाते हो, मोटर व्हीकल जो आपके होते हैं, जैसे कार हो गई, बाइक वगैरह आपकी होती है, तो इन्हें चलाने के लिए, जब इन्हें आप चलाते हो तो इन्हें चलाने के लिए कौन सा फ्यूल आप यूज़ करते हो, कौन सा ईंधन इसमें काम आता है। तो सबसे पहले आता है कि जैसे आपकी जो लिस्ट है उसमें सम्मिलित जो ईंधन हो गए, तो कौन कौन से ईंधन आपके आएंगे। सबसे पहले आएगा गोबर, सबसे पहले आपका आता है गोबर, तो गोबर आपका हो जाएगा। गोबर के बाद आपका यानी लकड़ी होती है, कोयला होता है, कास्ट कोयला हो जाएगा, पेट्रोल डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी आदि। तो इसमें जो उपयोग में आपके आते हैं ये सारी चीज़ें आपकी आएगी। यानी जो सूची, जो लिस्ट आपको रेडी करनी है, इन सब चीज़ों से आपको अपने घरों में और जो उद्योग होते हैं वहाँ पर आप इसने यूज़ करते हो। तो अब आता है नेक्स्ट आपका अगला कि आप जो मोमबत्ती है उसके जलने से पहले से परिचित है। जो आपने मोमबत्ती यानी जो कैंडल आप जलाते हो, मोमबत्ती, जब पहले के टाइम पर क्या जो लाइटें कम आती थी तो किसका यूज़ करते थे, जब इतनी फैसिलिटी आपकी नहीं थी, तो मोमबत्ती जो कैंडल आपकी आती है उससे आप जलाते हैं। जैसे दिवाली पर आप जब मोमबत्ती जलाते हो, तो दिवाली पे तो आप कैंडल सभी जलाते हो, तो उस जलाने से आप परिचित है, पहले से आप जानते हो। तो अब आता है इसका जो क्वेश्चन बनता है कि जो मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है। तो जब हम मोमबत्ती यानी कैंडल को जलाते हैं और जो कोयला होता है, कोयले जैसे ईंधन जो फ्यूल्स आपके हैं, उसे जलाने में डिफरेंस इसमें पूछा गया कि इन दोनों को जलाने में जो डिफरेंसेस आता है, जो डिफरेंस है वो क्या आपका आता है। तो आपको डिफरेंस बताना है कि कोयला जब कोयला जलाएंगे तब और जो मोमबत्ती जलाते हैं उन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या आपका आता है। पहला पॉइंट है कि शायद आपका अनुमान सही था। शायद क्या था, जो आपका अनुमान था वो आपका सही था कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। जो मोमबत्ती है वो किसके साथ जलती है, फ्लेमिंग के साथ आपकी जलती है, ज्वाला के साथ आपकी जलेगी, जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, ऐसे बहुत से पदार्थ आपके मटेरियल्स है जो बिना ज्वाला यानी जो मोमबत्ती जो कैंडल है वो क्या देती है, लो आपकी देती है, फ्लेम आपकी देती है। लेकिन जो और पदार्थ आपके होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी है, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर आपका जो कोयला है, कोयला ही आपने ले लिया, तो ये क्या है, यानी ये फ्लेमिंग आपकी नहीं देता, लेकिन जलता है लेकिन फ्लेमिंग आपकी नहीं देगा। तो उसी में आपको एक जो लिस्ट है वो आपको रेडी करनी है कि कौन सा पदार्थ फ्लेमिंग देगा और कौन सा पदार्थ आपका फ्लेमिंग नहीं देगा। तो अब देखते हैं कि आइए जो जलने के जो रासायनिक प्रक्रम है, जो केमिकल्स प्रोसेस होता है, इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के रूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहले आता है दहन क्या है।
जो दहन होता है, जो कंबशन आपका होता है, क्या होता है, जो कंबशन आपका है, तो दहन क्या है, यानी कंबशन आपका क्या है, तो कंबशन के बारे में अब हम पढ़ने वाले। जैसे कि क्लास 7th जो था, क्लास 7वीं में आपने पढ़ा था कि मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण आपको करना है। तो जब आपने मैग्नीशियम, जो वो मैग्नीशियम था उसे जलाया था, तो मैग्नीशियम को जब आपने जलाया था, बर्न किया था, तो उसके टाइम पर जो एक्सपेरिमेंट आपको याद करना है, जब मैग्नीशियम को जलाने के टाइम वो आपको याद करना है कि आपने कैसे उसे जलाया था, बर्न किया था। हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जब मैग्नीशियम को हमने जलाया, तो मैग्नीशियम जलने के बाद, बर्न होने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो वो क्या देता है, जो ऊष्मा है, हीट और लाइट वो देता है। तो क्या, यानी वहाँ से जो क्रिएट हुई, जो प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, मैग्नीशियम ने जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई, जिससे क्या हुआ, जो ऊष्मा होती है या फिर जो प्रकाश आपका होता है, जो लाइट होती है, वो वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप, तो इसी प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट है, हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। जो कास्ट कोयला आपका होता है, कैसा, यानी कास्ट कोयला आपका है, कोयला होता है, उसका जो टुकड़ा है उसे लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयला कैसा, जो चारकोल का जो पीस आपका होता है, किसका, जो चारकोल आपका है, तो चारकोल का पीस हम लेकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कास्ट कोयला है, क्या होता है, जो कास्ट कोयला आपका है, तो कास्ट कोयले के टुकड़ों को संडासी से पकड़िए। जो संडासी आपकी आती है, जो कैंची की टाइप की एक संडासी आती है, उस संडासी को आपसे पकड़ना है। तो उस संडासी से आपको ये पकड़ना होगा। पकड़ने के बाद और एक मोमबत्ती अथवा बुशेन बर्नर की ज्वाला के निकट आपको लाना होगा। तो निकट आपको ये लाना होगा। तो जो पीस है वो किससे पकड़ना है आपको, जो टोंग्स आपके होते हैं, जो टोंग्स होते हैं इस तरह के, ये आपका क्या होता है, जो टोंग्स आपके होते हैं वो क्रॉस तरह के आपके होते हैं। तो इस तरह आपको इसके बीच में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपका होता है वो आपको रखना होता है। उसी तो रखने के बाद आपको ये जो दोनों पॉइंट आपके होते हैं, इस तरह से आपको दबा लेना है। तो दबाने के बाद जो पीस है वो आपका इसमें फंस जाएगा, और फंसने के बाद क्या है, तो जो सनासिता आपने पकड़ है, फिर आपकी जो एक मोमबत्ती या फिर जो बुशेन बर्नर या फिर जो बंसन बर्नर आपका होता है, जैसे जो लेबोरेटरी में अगर आप कर रहे होगे, तो लेबोरेटरी में आपका एक बुशेन बर्नर होता है, तो उसकी जो ज्वाला होती है, जो उसकी ज्वाला है, ज्वाला जो होते हैं, जो उसके फ्लेम है, उसके निकट आपको लाना, उसके पास आपको लाना होगा। अब है कि आप क्या देखते हैं, फिर जब आप उसके पास लिए तो आपने क्या देखा, हमें पाते हैं कि जो कास्ट कोयला आपका है, जो कास्ट कोयला होगा, चारकोल जो होगा, तो चारकोल क्या होगा, तो चारकोल जो है वो वायु में जलता है, किसमें, यानी एयर के कांटेक्ट में जब वो आता है वो जल जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो आपको पता चल गया, जो कोयल आपका होता है वो क्या करता है, तो कोयल जो होता है, जो वो कॉन्टैक्ट, यानी जो अगर वो एयर के कॉन्टैक्ट में अगर वो आ जाता है, एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या करेगा, वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। और जलने के बाद जो कास्ट कोयला आपका होता है, वो जलने के बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है, और ऊष्मा और प्रकाश आपका देता है। CO2 आपका प्रोड्यूस होगी, वहां पर ऊष्मा होती है, हीट होती है, उसके साथ साथ वो प्रकाश भी आपका देता है, लाइट भी आपका देगा। तो अब आता है नेक्स्ट आपका दाह्य ईंधन। जो दाह्य ईंधन होता है वो क्या आपका होता है, या तो दाह्य बोल लीजिए या फिर जो ईंधन आपका होता है, तो दाह्य ईंधन आपका क्या होता है, यानी कंबशन और आपका जो फ्यूल होता है। कंबशन और फ्यूल होता क्या है, तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। तो रासायनिक यानी कंबशन क्या कहलाता है, जो दाह्य होता है या कंबशन होता है वो होता क्या आपका है, तो दाह्य या फिर कंबशन जो है वो कैसे होता है आपका, तो कंबशन जो होता है, जो रासायनिक प्रक्रम आपका होता है, केमिकल जो प्रोसेस होता है, तो केमिकल प्रोसेस से जो मटेरियल, जिसमें केमिकल प्रोसेस में जो मटेरियल होता है, पदार्थ आपका होता है, वो ऑक्सीजन से O2 से जब अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद वो क्या देता है, ऊष्मा देता है, हीट देता है। जब वो हीट देगा तो वो आपका कंबशन कहलाएगा। वो क्या कहलाता है, कंबशन आपका, दहन आपका कहलाएगा। जिस पदार्थ का दहन होता है, जो भी मटेरियल है जिसका कंबशन होगा, दहन होता है, वह दाह्य कहलाता है। वही क्या कहलाता है आपका, दाह्य आपका कहलाएगा, वो कहलाता है आपका दाह्य। इसे ईंधन भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जिसे जो दाह्य आपका है इसको ईंधन भी आपका बोला जाता है, फ्यूल्स भी आपका बोला जाता है। तो जो पदार्थ आपका दहन होता है, जो पदार्थ आपका कंबशन हुआ, उसे दाह्य भी बोलेंगे, दाह्य के साथ साथ उसको फ्यूल्स भी आप बोल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका ईंधन
ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। जो ईंधन होता है, जो आपका फ्यूल होता है, वो आपका तीनों क्वालिटी में आपका हो सकता है। या तो वो आपका ठोस आपका पाएगा, ठोस है, द्रव है या गैस, तीनों स्टेजेस में वो आपका पा सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लोक के रूप में भी प्रकाश भी उत्पन्न होता है। कभी कभी क्या होता है, दहन के समय जब कंबशन होता है तो उसके टाइम पर क्या होता है, जो ज्वाला होती है, जो फ्लेम होती है उसके रूप में, या फिर एक जो लो आपकी होती है, जैसे मोमबत्ती की आपकी जो लो होती है, तो उसके रूप में भी जो प्रकाश होता है वो आपका उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है उसमें मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। तो ऊपर जो एक्टिविटी, अब हम जो एक्टिविटी देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, तो उसमें जो मैग्नीशियम है वो कास्ट कोयला का दाह्य पदार्थ आपका है। किसका? कास्ट कोयला का दाह्य पदार्थ आपका होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आगे, अगला पॉइंट आता है कि नोट में आपको दिया गया है, हमें बताया गया था, हमें क्या बताया गया है कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। जो भोजन है, जो फूड है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है? एक ईंधन है, फ्यूल आपका है। ठीक ही तो है ये प्रोसेस, क्या आपका ठीक ही है कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें जो भोजन है, जो फूड है, वो क्या है, यानी ऑक्सीजन से वो क्या करता है? रिएक्शन करता है। और वो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? अपघटित होता है। रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? अपघटित आपका होता है। और वो क्या देता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है? हीट जो होता है, जो ऊष्मा होती है, वो आपकी उत्पन्न होगी। यह हमने कक्षा 7th में सीखा था, यानी जब क्लास 6th 7th हम पढ़ रहे थे उसमें हमने ये सारी चीजें सीखी थी। अब आता है इसमें एक एक्सपेरिमेंट इसमें करते हैं। उसमें लेना है हमें कि एक स्ट्रॉ लेनी है। जो स्ट्रॉ आपकी आती है, स्ट्रॉ हमने ले ली, माचिस की जो तीलियां आती है, माचिस की तीली ले ली, मैच स्टिक्स ले ली, मिट्टी का तेल, कैरोसिन ले लिया, कागज ले लिया, या फिर लोहे की जो कील होती है, लोहे की यानी आयरन नेल्स आपके होते हैं, वो आपको लेनी है। उसके साथ साथ पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो आपने ले लिए, शीशा ले लिया, मिरर जो होता है, शीशा आपने, गिलास ले लिया, और आधे कुछ पदार्थ आपको इकट्ठे करने हैं, कलेक्ट आपको कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद अपने शिक्षक की देखरेख में, जो टीचर आपका है उसकी देखरेख में आपको ये करना है। इन पदार्थ को एक एक कर आपको जलाना है। जो आपका टीचर होता है उसकी देखरेख में, उसके ही क्या यानी उसके सुपरविजन में आपको ये सारी चीजें एक एक करके आपको जलानी होगी। क्या करनी है? जलानी होगी, बर्न करनी होगी। यदि पदार्थ जलता है, अगर जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, अगर वो जलेगा, वो कंबस्टिबल होगा, तो इसे दाह्य दिखाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे? दाह्य कहेंगे। अन्यथा उसे अदाह्य, यानी ये नॉन कंबस्टिबल है, जो जलेगा नहीं, उसे नॉन कंबस्टिबल में इसको दिखाएंगे। चलिए अब इसमें जो आपकी लिस्ट है वो देखते हैं। सबसे जो दाह्य और अदाह्य पदार्थ आपका होता है, दाह्य और अदाह्य पदार्थ क्या होता है, यानी दाह्य और अदाह्य क्या होता है? कंबस्टिबल आपका हो गया, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल, ये आपका हो गया। तो इसमें जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है, या फिर जो दाह्य और अदाह्य यानी कंबस्टिबल हो गया, ये नॉन कंबस्टिबल आपका है। तो जो लकड़ी होगी, जो वुड होती है, वो होती है आपकी, यानी लकड़ी क्या है? जल जाती है। आपने देखा होगा लकड़ी जल जाती है, और जो कागज है वो भी आपका जल जाएगा। लेकिन जो लोहे की कील होती है वो आपकी नहीं जलती, तो वो क्या होती है? अदाह्य हो जाएगी। मिट्टी का जो तेल होता है वो आपका क्या होता है? दाह्य आपका होता है। पत्थर का टुकड़ा होता है वो भी आपका अदाह्य होता है, नॉन कंबस्टिबल आपका होगा। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट कि जो स्ट्रॉ होता है, तो स्ट्रॉ भी आपका नॉन कंबस्टिबल आपका होता है। कास्ट कोयला जो होता है, जो चारकोल होगा, वो आपका जल जाता है। माचिस की जो तिलियां होते हैं वो भी आपकी जल जाती है, कंबस्टिबल है। गिलास यानी जो कांच होता है वो नॉन कंबस्टिबल आपका होगा। क्या होगा? नॉन कंबस्टिबल आपका होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका कि क्या आप कुछ पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य है। तो अभी आपने देखा कि जो पदार्थ आपके दाह्य थे और जो पदार्थ आपके अदाह्य थे, दोनों आपने देख लिया लिस्ट में। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट इसमें करते हैं। अब आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका कि सावधानी, आपको सावधानी बरतनी है। क्वेश्चन आपको है
कि जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखें। जो जलती मोमबत्ती है, जो जलती हुई जो मोमबत्ती होती है, उसको पकड़ते समय यानी उसको पकड़ते समय आपको क्या करनी होगी, सावधानी आपको बरतनी होगी। तो सबसे पहले है कि एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखें। जो जलती हुई जो मोमबत्ती होती है, जो जलती हुई जो मोमबत्ती आपकी होती है, जो कैंडल होती है, उसके जो मेज आपकी होती है, जो टेबल है, उसको आपको एक ऊपर रखना है। टेबल के आपको ऊपर रख लिया, यानी मोमबत्ती जलाने के बाद आपको उसको मेज के टेबल के ऊपर रखना है। कांच की जो चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखें कि जो कांच आपका होता है, तो कांच की जो चिमनी होती है, जैसे आपने देखा होगा जब पहले क्या होता है, जो लैंप आपके आते थे या जो लैंप होते थे, तो उसमें क्या होता है, चिमनी आपकी लगी होती तो चिमनी की तरह, यानी जो मोमबत्ती आपने ली है तो उसमें कांच की जो चिमनी है वो आपको इस तरह आपको रखनी है उसके ऊपर कि लकड़ी के जो 2 गुटके आपको लेने हैं, जो 2 गुटके होते हैं उसकी सहायता से आपको रखना होगा। वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। जो वायु है यानी वो चिमनी के, यानी आपने देखा होगा जो लैंप आपके होते थे तो उसमें यहाँ पर आपकी लो जलती थी, लो ये आपकी जलती थी, और इसके साइड में क्या आपका जो लैंप होता था वो आपका इस तरह, आपका जो लैंप हो जो चिमनी थी वो आपके ऐसे रहती थी। तो यहाँ पर क्या थी, जो हवा आपकी पास होती रहती थी, तो हवा पास होनी चाहिए। फिर आपको जो पिक्चर है वो देखनी है। को ज्वाला को क्या होता है, जो ज्वाला होती है, जो फ्लेमिंग होती है, वो क्या आपकी होती है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि अब लकड़ी का जो गुटका है उसको हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। फिर क्या करना है आपको, जो लकड़ी का टुकड़ा आपने ऊपर रखा था उसको आपको हटा देना है और पुनः जो दोबारा से क्या, जो ज्वाला को आपको देखना है। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। फिर क्या करना है, जो कांच की जो प्लेट है वो चिमनी जो है उसके ऊपर आपको रख देनी है। ज्वाला को फिर से आपको दोबारा देखना है। जो तीनों सिचुएशन आपने देखी, तो तीनों सिचुएशन में क्या होता है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करते और धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित जलती रहती है। क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब इसका आंसर है कि हम पाते हैं कि जो दहन हो रहा है उसके लिए वायु क्या है, आवश्यक है। तो दहन के लिए यानी कंबशन के लिए क्या होता है, जो एयर होती है वो आपके लिए नेसेसरी होती है, आवश्यक होती है अवस्था में, यानी स्टेजेस में जो मोमबत्ती है, जो कैंडल है, उसके निर्बाध रूप से जलती है। जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकता है, लेकिन जो चिमनी आपकी होती है तो चिमनी में क्या होता है, जो वायु होती है वो नीचे से, यानी नीचे जो होता है बॉटम से वो आपके एंटर कर सकती है अवस्था में। यानी दूसरी अवस्था में क्या होता है, जब चिमनी में जो चिमनी है उसमें नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है। तो ज्वाला में क्या होगा, कंपन आपका आता है। जो ज्वाला होती है उसमें कंपन आ जाएगा और धुआं उत्पन्न हो जाता है। जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है वो प्रोड्यूस आपका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, जो तीसरी स्टेज थी, जो तीसरा क्वेश्चन था कि थर्ड अवस्था में क्या होता है, ज्वाला बुझ जाती है। तीसरी अवस्था में जो ज्वाला होगी वो बुझ जाएगी क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं होगी। अगर वायु उपलब्ध नहीं होगी तो जो मोमबत्ती हमने जलाई थी वो आपकी बुझ जाएगी। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो सूर्य होता है, जो सन होता है, वो क्या करता है, जो सन है, जो सूर्य है, वो अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। तो जो उसमें ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, या फिर जो उसमें लाइट होती है, वो स्वयं उसमें उत्पन्न करता है। जैसे जो पौधे होते हैं, जो पादप आपके होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वयं जो होता है अपना फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना जो खाना है खुद बनाते हैं। तो उसी तरह सूर्य भी अपनी जो हीट होती है या फिर जो लाइट होती है वो स्वयं अपना प्रोड्यूस करता है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि क्या है, यह भी एक प्रकार का दहन ही है। तो इसमें पूछा गया जो सूर्य है वो अपनी ऊष्मा जो प्रकाश है वो स्वयं उत्पन्न करता है। तो जो प्रोसेस है ये भी एक आपका कंबशन होता है, दहन आपका होता है। अब है नेक्स्ट कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिक के अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो सूर्य में जो हीट होता है या जो लाइट होती है, तो सूर्य में यानी जो सूर्य होता है, सन आपका है, उसमें जो हीट और लाइट होती है वो किसके द्वारा, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा आपका प्रोड्यूस होता है। और आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर यानी जो प्रक्रम आपका है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन आपके होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है उसके द्वारा ही जो सन होता है, जो सूर्य आपका होता है, वो हीट और लाइट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, क्रिएट आपका करता है। तो ये एक रिएक्शन के द्वारा आपके होते हैं, एक रिएक्शन के द्वारा ये आपके प्रोड्यूस की जाती है। तो इसे जाकर आप जो आगे जो प्रोसेस आपका आगे जो चैप्टर है वहाँ पर आप डिस्कस करोगे।
चलिए देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। पिक्चर में क्या, यहाँ पर जो मोमबत्ती हमने जलाई हुई है, मोमबत्ती जला ली तो इसके शुगर देखो जो दो गुटके आपको दिख रहे हैं, क्या है, 2 गुटके आपने लिए हैं। तो 2 गुटके के ऊपर आपने जो चिमनी थी वो आपने रख दी, लेकिन जो मोमबत्ती है वो आपकी जलती रहेगी। इसके बाद क्या करा आपने, जो गुटके थे वो आपने हटा दिया। तो जब गुटके जो 2 गुटके आपने लगाए थे वो गुटके अगर आप हटा देते हैं तो गुटके हटाने के बाद जो आपकी मोमबत्ती होगी वो क्या करेगी, कंबशन इसमें आपका होगा। क्या होगा, इसमें कंबशन होता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका यानी नेक्स्ट स्टेज में आपने क्या किया, 3rd स्टेज में आपने क्या है, जो चिमनी थी, चिमनी के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक जो आपने इसमें कवरिंग आपने कर दी, इसे ऊपर से ढक दिया। इसमें क्या कर दिया आपने, ढक दिया। तो ढक देने के बाद क्या होगा, जब आपने ये ऊपर से आपने ढक दिया तो चिमनी जो होगी, चिमनी क्या करेगी, चिमनी अब आपकी बुझ जाएगी। तो चिमनी क्या हो जाएगी, इसमें बुझ आपकी जाएगी। यानी जब इसमें हवा आपके पास नहीं होगी तो ये आपकी जो कैंडल थी वो आपकी बुझ जाएगी। यानी जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है, उसकी जो ज्वाला यानी जो उसकी लो होती है, फ्लेम जो होते हैं वो आपकी बुझ जाएगी। यहाँ पर इसकी एयर जो थी वो पास आपकी कर रही थी। इसी तरह यहाँ पर भी आपकी जो एयर थी वो पास कर रही थी। यानी जलने के लिए क्या होनी चाहिए, यानी फ्लेमिंग के लिए भी इसको एयर की जरूरत होती है। बिना एयर के वो आपकी नहीं जल सकती। यहाँ पर आपने ऊपर से इसे कवर कर दिया था, किधर से भी इसमें जो एयर थी, जो वायु थी वो आपकी नहीं आ रही थी। बिना एयर के जो फ्लेमिंग होती है, जो आगा जो फ्लेम आपकी होती है वो आपकी नहीं जल पाएगी। यानी जो लो होती है वो आपकी नहीं जल पाएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, एयर के आपकी प्रेजेंस चाहिए। एयर की प्रेजेंस में वो आपकी जल पाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला जो टॉपिक आता है हमारा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आता है, क्वेश्चन आता है कि क्या आप बता सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं अब आपके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनता है। पहला क्वेश्चन हमारा बना कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा क्यों किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है। जो माचिस की यानी मैच स्टिक आपकी होती है, माचिस की जो तीली होती है वो जल उठती है अपने आप, तो यह किस प्रकार जलाई जाती है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब कागज के टुकड़े हम जलाते हैं उसका अनुभव आपको अवश्य होगा। तो जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है। तो कागज, जब हम जो कागज का टुकड़ा होता है, अगर जो मैच स्टिक की जो तीली हमने जला ली और उसके पास जो टुकड़ा लाते हैं या फिर टुकड़े के पास हम माचिस की तीली को जलती हुई को ले जाते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास ला कर जला सकते हैं। ये आपके इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं आगे कि लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है। अगर आपको लकड़ी जलानी है या फिर जो कोयला होता है, अगर आप उसको जलाना चाहते हैं, बर्न करना चाहते हो, तो बर्न करने के लिए आपको या तो कागज चाहिए। अगर कागज आपके लिए अवेलेबल नहीं है, कागज नहीं है, तो मिट्टी का तेल आपको चाहिए। यानी कागज या मिट्टी के तेल आप यूज करते हो, तब जाकर जो है लकड़ी या कोयला आपका जलाया जाता है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है। जो जंगल आपका होता है, तो जंगल में आपने देखा होगा कभी कभी अपने आप यानी खुद से क्या हो जाते हैं, वहाँ पर आग जो होती है वो आपकी लग जाती है। तो इस बारे में भी आपने सुना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है कि जंगल में जो आग है वो क्यों लगती है। तो गर्मियों के मौसम में जब गर्मी आपकी पड़ी हुई होती है, तो गर्मियों का जब सीजन रहता है, समर सीजन आपका रहता है, उस टाइम पर क्या होता है, बहुत अधिक आपकी गर्मी पड़ती है। यानी जो टेम्परेचर होता है तो बहुत अधिक वहाँ पर जो ताप होता है, टेम्परेचर जो होता है वो गर्म होता है। पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, तो कुछ जो ड्राई आपकी जो घास होती है, ग्रासेस होती है, वो आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलते हैं। फिर जो घास में आपकी आग लग जाती है तो घास से वो पेड़ों में आपके फैल जाते हैं, जो पौधे वहाँ पर लगे होते हैं, और जल्दी पूरा जो जंगल है वो आग की चपेट में आपका आ जाता है। जल्दी आप देखते हो कि पूरा का पूरा जो जंगल होता है वो पूरा का पूरा वहाँ पर आग लग जाती है, पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। अगर इस तरह की जो आग लग जाती है, पूरे जंगल में अगर आग लग जाती है, तो उस तरह की जो आग होती है उसे बुझाने में क्या होता है, कठिनाई आपकी होती है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कठिनाई यानी डिफिकल्टी वहाँ पर हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है, क्या ये अनुभव आपको बताते हैं, यानी जो अनुभव है ये आपको बताते हैं, क्या बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। तो विभिन्न जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पर आग जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं। तो ज्वलन, अब आता है कि ज्वलन ताप होता क्या है। जो ज्वलन ताप है वो होता क्या आपका है। तो ज्वलन ताप यानी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है। अब हम देखेंगे इग्निशन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, ये होता है ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर आपका होता है, इग्निशन टेम्परेचर।
तो इग्निशन टेम्परेचर किसको बोला जाता है? वह न्यूनतम चाप, जो न्यूनतम जो ताप होता है वो न्यूनतम ताप यानी लोवेस्ट जो टेम्परेचर है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो मिनिमम जो टेम्परेचर होता है या फिर जो लोअर टेम्परेचर आपका होता है जिस पर कोई भी जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ आपका होता है वो जलने लगता है, क्या करने लगता है? फायर, यानी वो जलने लगता है, कैचेस फायर, देन उसका जो ज्वलन ताप होता है यानी उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो आपका बोला जाता है। अब आया क्वेश्चन आपका, क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली यानी कोई भी रूम का टेम्परेचर आपका है तो वहां पर जो माचिस की तीली होती है, मैच स्टिक आपकी होती है, अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? तो अपने आप वहां पर जो आग होती है वो क्यों नहीं पकड़ लेती? कैचेस फायर आपकी क्यों नहीं होती? माचिस की तीली, मैच स्टिक माचिस की डिब्बियों के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? तो जब हम जो माचिस की तीली है, जब हम जो मैच स्टिक की जो डिब्बियां होती है उसके साइड में हम रगड़ते हैं, दोनों साइड आपका क्या होता है, रगड़ कर हम जो माचिस स्टिक आपके होते हैं वो जलाते हैं, तो वो तभी क्यों जलती है? तब क्यों नहीं जलती जब हम जो कमरे का जो टेम्परेचर है उस टाइम पर वो अपने आप जो आग होती है वो क्यों नहीं पकड़ती? तो इसमें क्वेश्चन आपका बढ़ता है, अगर लोवेस्ट टेम्परेचर ये पर ये आपकी जलती है तो रूम टेम्परेचर पर क्यों नहीं जलती? जब हम माचिस की मैच स्टिक की डिब्बी जो होती है उसी जो मैच स्टिक बॉक्स आपका होता है उसके साइड में हम उसको रगड़ते हैं तब क्यों वो आपकी जलती है? ये इसमें क्वेश्चन आपका बनता है। अब आता है नेक्स्ट, जो इसका आंसर है कि माचिस का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना आपका है। तो माचिस जो है, मैच स्टिक जो होती है, इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। तो 5000 से भी अधिक वर्ष पहले की यह बात है जब जो प्राचीन मिस्र आपका था। कौन सा? जो प्राचीन मिस्र है उसकी बात इसमें की गई है कि प्राचीन मिस्र में, प्राचीन जो मिस्र है, एंशिएंट जो इजिप्ट आपका था, उसमें जो गंधक होता है, जो सल्फर आपका होता है, तो गंधक यानी जो सल्फर आप इतने दिन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो सल्फर जो होता है, सल्फर को किसमें डुबाया गया? जो चीड़ की लकड़ी के टुकड़े, जो चीड़ की जो लकड़ी होती है तो पाइनवुड आपकी होती है। कौन सी? जो पाइनवुड आपकी होती है। तो पाइनवुड जो गंधक था, जो सल्फर था, उसको किसमें डुबोया गया? जो चीड़ की लकड़ी के जो छोटे टुकड़े जो थे वो माचिस की तरह अब आपके यूज किए जाते थे। उस टाइम पर माचिस के तरह ही वहां पर यूज किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास, तो आधुनिक निरापद जो माचिस का जो मैच बॉक्स का जो यूज हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, लगभग 200 वर्ष पुराना आपका था। एंटीमनी डाइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फॉस्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टोर्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिर पर लगाया जाता है। तो एंटीमनी जो ट्राइसल्फाइड या पोटेशियम क्लोरेट या फिर जो श्वेत फॉस्फोरस आपका होता है, व्हाइट फॉस्फोरस में बात की गई है, उसका जो मिक्सचर है वो कुछ गोंद, क्या जो गोंद आपकी होती है, तो जो गोंद होती है तो गोंद के साथ, गोंद और जो स्टार्च आपका है, गोंद हो गई, जो ग्लू होता है आपका तो ग्लू हो गया, और उसके साथ साथ जो स्टार्च होता है उसके साथ वो आपका उपयोग करके उचित लकड़ी से बनी, यानी उचित जो लकड़ी होती है उससे बनी माचिस की तिली के सिरे पर आपका लगाया जाता है। जो माचिस की जो तिली होती है जो आपकी जलती है, यानी जो मसाला आपका होता है, माचिस की तिली का जो सिरा होता है, जो किनारा होता है, जो आपका ब्लैक ब्लैक आपका दिखाई देता है, ब्लैक और ब्राउन दो कलर में वो आपका होता है, तो वो आपका लगाया जाता है। तो किससे ये बनता है? अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि माचिस की तिली के जो सिराने, जो सिरे पर आपका लगाया जाता है, तो वो क्या आपका होता है? तो किससे मिलकर बना होता है? ये आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फॉस्फोरस का मिक्सचर होता है। ये किसमें करके आपका चिपकाया जाता है? कुछ तो इसमें गोंद होते हैं, ग्लू आपका होता है, उसके साथ साथ कुछ इसमें स्टार्च आपका होता है। तो स्टार्च के साथ मिलाकर ये आपका जो लकड़ी होती है, जो उचित लकड़ी आपकी होती है, उससे बनाई जो माचिस की तिली पर ये आपका लगाया जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, उसमें ग्लू और स्टार्च के ऐड करके इसे आपका चिपकाया जाता है। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट आपका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता, जब फिर क्या होता है? जब हम जो माचिस स्टिक आपकी बन गई, यानी जो तीली आपकी माचिस की जो तीली होती है वो आपकी बन गई, तो माचिस की जब तीली जो होती है वो आपने बना ली, देन इसको क्या करते हैं? जब इससे हम कोई भी जो रफ सरफेस आपका होता है, जो खुरदुरा आपका होता है, क्या होता है? रफ होता है, खुरदुरा सरफेस आपका होता है, तो खुरदुरे सरफेस पर जब हम इसको रगड़ेंगे तो घर्षण की ऊष्मा के कारण, किसके जो घर्षण होता है, तो घर्षण की जो ऊष्मा होती है उसके कारण जो श्वेत फॉस्फोरस होता है वो प्रज्वलित हो उठता है। तो जो श्वेत यानी व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो आपका जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो माचिस स्टिक आपकी होती है, ये मैच बॉक्स पर ही आपकी क्यों जलती है। तो ये क्यों जलती है? क्योंकि मैच बॉक्स पर जो आपका होता है ये खुरदरा सरफेस आपका होता है, खुरदरा जो सतह
उसकी होती है उबड़, यानी वहाँ पर क्या होता है, खुरदरा सा आपका होता है, यानी वो प्लेन ना होकर आपका खुरदरा होता है, रफ आपका सरफेस होता है। तो वहाँ पर जब हम उसे घर्षण करते हैं, क्या करते हैं, जब वहाँ पर हम उसको घर्षण करते हैं, घिसते हैं, तो घिसने के कारण वहाँ पर हीट उत्पन्न होती है। तो हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। हीट का वो रीजन है जिसके कारण जो व्हाइट फॉस्फोरस आपका होता है, सफेद फॉस्फोरस होता है, वो जलने लगता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो इससे जो माचिस की जो तीली होती है, जो माचिस की तीली आपने बनाई है, वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं, कंबशन करना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो श्वेत फास्फोरस आपका था, जो व्हाइट फास्फोरस जो माचिस है, या जो उद्योग में, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले या फिर जो माचिस का उपयोग करने वाले, दोनों के लिए क्या हुआ, ये डेंजर आपका साबित हुआ। तो ये डेंजर हुआ, डेंजर जो था वो आपका सिद्ध आपका हुआ, प्रूव आपका हुआ। इसके बाद आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल, अब क्या है, जो पहले के टाइम पर आपका 3 चीजें आपकी यूज हुई थी, आज के टाइम पर जो माचिस का जो सिरा है, केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। तो अब जो माचिस का जो सिरा आपका आता है, जिस पर आपका जो ब्लैक ब्लैक आपका हुआ रहता है, यानी जो किनारा होता है, जो जलता है आपका, तो वो किसके कारण होता है, इस पर जो लगाया जाता है, आप केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट आपका लगाया जाता है। तो इस पर जो किनारे होते हैं, जो आपका जलता है, उस पर क्या चीज़ें आपकी लगाई जाती है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट आपका लगाया जाता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। तो जहां पर रगड़ते हैं, यानी जो रगड़ने, यानी जो रफ सरफेस आपका होता है, तो रफ सरफेस पर क्या किया जाता है, चूर्णित जो कांच होता है या फिर थोड़ा सा जो लाल फास्फोरस, जैसे आपने देखा होगा जो मैजिस्टिक के साइड की जो जगह आपकी होती है, जहां पर हम रफ करते हैं जो माचिस की तीली, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा वो आपका दिखाई देता है, इस तरह के जो आपके वो होता है, ये कैसा रेड कलर का आपका होता है। तो वहां पर लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है, जो कम डेंजरस आपका होता है। अब है आपका अगला पॉइंट, जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है, जो माचिस की जो तीली होती है, जब उसे हम रफ सरफेस पर रगड़ते हैं, तो कुछ लाल फास्फोरस, जो रेड कलर का जो फास्फोरस होता है या फिर जो व्हाइट फास्फोरस होता है, तो वो किसमें, श्वेत फास्फोरस में आपका परिवर्तित हो जाता है। जब माचिस की जो तीली है उसे हमने खुरदरी सतह पर रगड़ा, तो क्या होता है, जो लाल फास्फोरस आपका था, जो हमने साइड में आपने लगाया हुआ है, यानी माचिस की जो मैच स्टिक आपका था, मैच बॉक्स आपका है, मैच बॉक्स आपका है, ये मैच बॉक्स आपका होता है, माचिस का बॉक्स आपका होता है। तो यहाँ पर जो साइड में रेड कलर का जो फास्फोरस लगाया था, कैसे कलर का, रेड कलर का जो फास्फोरस यहाँ पर लगाया था, जब हम इसे रगड़ेंगे, यानी माचिस की जो तीली होती है उसे हम ऐसे करके रगड़ते हैं, तो जब ये हम रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या होता है, जो लाल फास्फोरस हमने लगाया था किनारे पर, जो इसके साइड में हमने लगाया था, तो रगड़ने पर, रफ सरफेस पर रगड़ने के बाद जो ये रेड होता है, रेड के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, रगड़ने के बाद ये आपका व्हाइट फास्फोरस में आपका चेंज हो जाता है, परिवर्तित आपका हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। फिर क्या करता है, ये तुरंत के बाद, यानी ये एग्जैक्टली, यानी तुरंत क्या करता है, ये माचिस की जो तीली होती है, मैच स्टिक जो होता है उसके सिरे पर, मैच स्टिक का जो सिरा होता है, यानी जो किनारा होता है जो उभरा हुआ, यानी उस पर जो चीज़ आपकी लगाई जाती है, तो उस सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्शन कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। फिर क्या कर देता है, जब ये पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्शन कर लेता है, तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या करता है, जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, वो प्रोड्यूस कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड हमने लगाया था जो माचिस बनाने में, यानी मैच स्टिक बनाने में जो यूज हुआ है, फिर क्या हुआ, जो मसाला उसमें लगा होता है, तो फिर ये जो ट्राइसल्फाइड आपका है उसका जो दहन है, यानी कंबशन जो था वो स्टार्ट आपका हो जाता है। अगला पॉइंट है, हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता, यानी जो कंबशन मटेरियल होता है वो तब तक जो फायर आपकी होती है, जो आग है, वो तब तक नहीं पकड़ेगा जब तक यह आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता है। कब तक, जब तक उसका जो ताप होता है, जो उसका जो टेम्परेचर होता है उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। तो कब तक वो आग नहीं पकड़ेगा, जब तक कि जो टेम्परेचर होता है, जब तक जो टेम्परेचर उसने डिसाइडेड किया हुआ है, तो उससे नीचे अगर रहेगा तो वो नहीं जलेगा।
जाएगा। अगर उस जो टेम्परेचर उसको जलने के लिए चाहिए होता है वो टेम्परेचर होता है तब वो जलता है। अब आता है, क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जिसमें हम भोजन बनाते हैं, यानी जो घरों में आप तेल अपना यूज़ करते हो, आपने कभी देखा है कि घर में पकाने वाला जो तेल होता है, जो ऑयल होता है, वो कभी भी आग नहीं पकड़ता जब तलने वाला जो बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है। जब आपने देखा होगा कि जिसमें हम जो अपना खाना फ्राई करते हैं यानी तलते हैं, तो फ्राई अपना जो खाना होता है, जो सब्जी वगैरह हम बनाते हैं जिस भी तेल में, तो वो आपने कभी देखा है कि वो आग पकड़ लेता है? क्यों? क्योंकि जो तलने वाला जो बर्तन होता है वो लंबे समय तक यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो आपका स्टोव पर या गैस पर आपका रखा रहता है। तो ऐसा क्यों? अब आता है इसका क्वेश्चन कि कमरे के ताप पर, जो कमरे का जो टेम्परेचर होता है, कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर, मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल होता है या फिर जो लकड़ी होती है, वुड होती है, अपने आप आग नहीं पकड़ते। अपने आप क्या है, वे आग जो होती है वो नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। लेकिन क्या होता है, अगर जो मिट्टी का तेल होता है, अगर हमने उसे थोड़ा सा गर्म कर दिया तो थोड़े से गर्म होने के बाद वो क्या होता है, आग आपके पकड़ लेता है। तो गर्म होने पर वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है। अब आता है अगला, क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? अब इसमें क्वेश्चन बना कि जब मिट्टी के तेल को जब हम गर्म कर देते हैं वो तुरंत ही क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो जब ज्वलन ताप, जो इसका ज्वलन जो ताप होता है, इग्निशन जो टेम्परेचर है, वो लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है। तो लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उससे कम आपका होता है। क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने से हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? तो इसका मीनिंग पूछा गया, इसका अर्थ पूछा गया है कि जो मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, उसमें केरोसिन ऑयल में रखने में, जो केरोसिन ऑयल होता है उसे रखने में हमें विशेष क्या होती है, सावधानी बरतनी होती है। जो सावधानी होती है वो हमें वहाँ पर बरतनी होती है। तो निम्नलिखित जो क्रियाकलाप अब हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका जो ताप होता है, यानी कोई भी जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी पदार्थ होता है, उसका जो दहन होता है, उसका जो कंबशन होता है, कंबशन के लिए एक जो निश्चित जो टेम्परेचर होता है, वो उसी टेम्परेचर पर, यानी जो निश्चित टेम्परेचर है, अगर उसको वो टेम्परेचर मिल रहा है तभी वो कंबशन करेगा। अदरवाइज वो जो होता है कंबशन यानी इग्निशन टेम्परेचर उसका जरूरी होता है। इग्निशन टेम्परेचर अगर उसको मिल गया देन वो आपका जल जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आपको सावधानी यानी सावधानी बरतनी है कि जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम कीजिए। अगर जो मोमबत्ती आपने जो कैंडल होती है वो आपने जला ली, तो मोमबत्ती जलाने के बाद आपको जो काम है वो आपको सावधानी से आपको करना है। कैसे? पहला आता है इसमें अगला, आपको लेना है कागज के 2 कप आपको तैयार करना है। जो कागज है तो कागज के आपको 2 कप इसमें तैयार करने हैं। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालें। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा आपको फिर इसे गर्म कर लेना है। फिर क्या करना है, तो दो आपने जो कागज के कप आपने लिए हैं, इनमें एक कप को 50 ml जल डालना है और दोनों कपों को अलग अलग जो मोमबत्ती है उसके द्वारा आपको गर्म करना है। तो अब है क्वेश्चन कि आप क्या देखते हैं, फिर आपको क्या दिखाई देता है, कागज के खाली कप का क्या होता है। जो कागज का खाली कप था उसमें क्या होता है, जलयुक्त कागज के कप का क्या होता है, क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है। फिर इसमें क्वेश्चन है कि जो कप में जो जल था वो गर्म हो जाता है। अब है अगला जो इसका आंसर आएगा, यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। तो इसमें है कि अगर हम जो कप में हमने पानी डाला हुआ है, जो हमने कागज का कप लिया था जिसमें हमने पानी डाला था 50 ml, अगर हम उसे निश्चित जो आपका यानी बहुत देर तक उसको गर्म करते जाएंगे यानी गर्म करने के लिए रख देंगे, तो वो कागज का कप में भी जो पानी होगा वो कैसा यानी आपका उबल जाएगा, बॉईल आपका हो जाएगा। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं, यानी जो आपने परिघटना देखी तो इसका कोई भी जो स्पष्टीकरण होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, वो आप सोच सकते हैं। तो चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका कि कागज के कप को दी जाने वाली जो ऊष्मा, जो कागज के कप को यानी जो हमने कागज का कप बनाया है उसको दी जाने वाली जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो चालन के द्वारा जल में चली जाती है। किसके द्वारा? चालन के द्वारा। वो कहाँ पर चली जाती है? जल में आपकी चली जाती है। तो चालन के द्वारा वो जल में चली जाएगी। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए वह जलता नहीं। तो इसमें जो जल की उपस्थिति में जब हम जो जल यानी जिस कप में हमने पानी डाला था 50 ml,
अगर हम उसे निरंतर रेगुलर उसे जलाते रहेंगे, यानी उसे जो हीट देते रहेंगे, ऊष्मा देते रहेंगे, तो हीट अगर देते रहेंगे तो पानी वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कागज आपका नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, वो चालन के द्वारा, किसके द्वारा, जो चालन होता है उसके द्वारा जल में चली जाती है। किसमें? वाटर जो होता है, वाटर में वो आपकी चली जाएगी। और जो जल की जो प्रेजेंस होती है उसमें जो ताप, यानी जल के प्रेजेंस में जो टेम्परेचर होता है वो कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। जो कागज का ज्वलन ताप होता है, इग्निशन जो टेम्परेचर होता है, जो सभी के लिए, यानी सभी पदार्थ के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिस पर वो चीजें जलती हैं, वो उस टेम्परेचर तक ही नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए वो जो कागज है वो आपका नहीं जलेगा। लेकिन जो दूसरे वाला कागज आपका था जिसमें आपने पानी ऐड नहीं किया था, वो आपका जल जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर आपने ऐड नहीं किया है। तो कागज का जब एक इग्निशन जो उसको टेम्परेचर होगा वो मिल जाएगा, देन वो जो आपका जो कागज का आपने कप बनाया था वो जल जाएगा। या आपको क्लियर, जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर आपका हो गया होगा कि जो कागज के कप है वो किस तरह आपका जलेगा। चलिए एक इसकी जो फिगर है वो पिक्चर जो है वो भी देख लेते हैं, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कप हमने लिए हुए कागज के, हमने 2 कप बनाए हैं। जैसे कि हम जो कोन आपका आता है, जैसे फनल हम बना लेते हैं, तो फनल की तरह यहाँ पर 1 कप आपके बनाए, 2 कप आपने लिया है। दोनों ही जो मोमबत्ती है, 2 मोमबत्ती हमने रखे हैं, एक यारी आपकी दोनों मोमबत्ती है। तो ये आपके पेपर कप आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 कप में, यानी ये पहला, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकेंड नाम हम दे देते थे। यानी पहला जो कप हमने लिया, तो पहले कप में हमने 50 ml वाटर इसमें ऐड कर लिया। तो आप देखोगे जो मोमबत्ती है, यानी जब हम इसे बॉईल करते हैं, यानी मोमबत्ती जो कप हमने बनाया, ये आपने मोमबत्ती के ऊपर आपने रख दिए, एक में पानी डाला, एक में नहीं डाला, तो ये तो आपका पूरी तरह से सेकंड वाला जो होगा ये आपका जल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो सेकंड वाला जो कप है ये आपका जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि इसे इग्निशन टेम्परेचर मिलते हैं, यानी जब इसे इग्निशन जो टेम्परेचर होता है वो मिलते ही ये आपका जल जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर पर, यानी सभी चीज़ क्या होता है, जैसे आपका आप हो तो आपका भी एक क्या होता है, यानी कुछ चीज़, यानी आप देख रहे हो कि कुछ गलत आपका हो रहा है, तो गलत सहने की भी क्या होती है, एक आपका लिमिट आपकी होती है, तो वो आप वहाँ तक आप सह सकते हो। या फिर जो आपका गुस्सा होता है, गुस्से को कंट्रोल करने की भी एक लिमिट आपकी होती है। तो जब वो लिमिट आप करो, ज़्यादा जो लिमिट होती है वो क्रॉस हो जाएगी, फिर क्या होती है, यानी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह क्या है, जो आपका जलने वाला है, इसी तरह इसमें जो इग्निशन इसको टेम्परेचर मिला, तो इग्निशन टेम्परेचर मिलते ही जो इसका टेम्परेचर को क्रॉस करते ही ये क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, कंबशन करना शुरू कर देगा। लेकिन इधर जैसे इसमें कप में हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, तो वाटर ऐड करने के बाद इसको इग्निशन टेम्परेचर जो होगा वो वहाँ तक आपका नहीं पहुँच पाएगा कि कागज को जला सके, यानी कागज को इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा कागज का। तो पानी क्या होगा, यानी जो पानी होता है, इसमें पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बोली जैसे आप जो विंटर सीजन में पानी गर्म करते हो, तो उसी तरह क्या है, तो ये आपका पानी जो होगा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? किसके द्वारा, यानी जो चालन है, तो ऊष्मा क्या करते हैं, चालन को जल, यानी जल को क्या करने शुरू कर देते हैं, गर्म आपका करना शुरू कर देते हैं वाटर का टेम्परेचर तक। यानी जो कागज आपका है, जो कागज आपने कप वाला कागज आपने बनाया है, उसका टेम्परेचर उसको नहीं मिलता, तो पानी यहाँ पर बॉईल आपका होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका पूरी तरह से जल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो अब आता है कि ज्वलनशील जो पदार्थ होता है, कैसा, जो ज्वलनशील जो पदार्थ होता है वो होता क्या है। अब हम बढ़ेंगे ज्वलनशील पदार्थ। चलिए, ज्वलनशील पदार्थ आपका होता क्या है, तो ज्वलनशील जो पदार्थ होता है, यानी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ये आता है आपका फ्लेमेबल सब्सटेंस आपका होता है। तो होता क्या है ये, कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो भी पदार्थ होता है जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा, लैश होगा, लो आपका होता है, और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो होगा वो लो होता है। अभी आपने देखा सभी का एक निश्चित आपका टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है, उसे वो इग्निशन टेम्परेचर मिलते ही वो जलने स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह किसी का इग्निशन जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जब जिसका लो होता है, जो इजीली जल जाता है, जो इजीली क्या करते हैं, कंबशन, जो इजीली जल आपके जाते हैं,
इजीली कैचिंग फायर आपके होते हैं, इजीली क्या करते हैं, फायर को पकड़ लेते हैं, आग को पकड़ लेते हैं। तो उस तरह के जो ज्वलनशील होते हैं वे आपके कहलाते हैं, इस तरह के क्या कहलाते हैं, इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ आपके कहलाते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण, तो ज्वलनशील जो पदार्थ है, इनफ्लेमेबल जो मटेरियल होते हैं उसके एग्जांपल है पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, द्रवित हो गया, पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी आपकी है। तो इसमें एलपीजी पेट्रोल आपका आता है, पेट्रोल के बाद अल्कोहल होती है, फिर आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी आपका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका। हाँ, ये सभी इसमें आपके आते हैं जो जल्दी आपके जलना, यानी इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, कौन सा टेम्परेचर, जो इग्निशन जो टेम्परेचर होगा वो लो होता है और ये ईजिली जल जाते हैं, ईजिली ये आपके जल जाते हैं, आग जल्दी पकड़ लेते हैं, आग क्या करते हैं, जल्दी इसमें पकड़ लेते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, नेक्स्ट में है आपका आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमें चलिए आगे देखते हैं, इसमें है कि क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि आप जो है कुछ और जो ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनकी जो सूची है वो बना सकते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, या फिर जो आग है यानी जो आग है, आग होती है उस पर जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो कैसे कर सकते हैं। तो फायर पर कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी आपका क्वेश्चन है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कंट्रोल फायर। तो कैसे करेंगे, यानी आपने देखा होगा जो घर होते हैं या फिर दुकानें होते हैं, फिर कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। तो आपने अपने लाइफ में सुना भी होगा कि घरों में आग लग गई, या फिर जो दुकानें होते हैं, शॉप होते हैं, वहाँ पर आग लग गई, कारखाने जो होते हैं कारखानों में आग आपकी लग गई। तो ये आपने सुना होगा, फैक्ट्रियों में आग लग जाती है। तो यदि आपने इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना देखी है, यदि आपने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट देखा है, तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी आपकी जो नोटबुक है उसमें आप लिख सकते हैं। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी, ये जो अनुभव है या फिर जो आपके कक्षा होती है, जो क्लास आपके होते हैं, उसके जो साथी आपके यानी फ्रेंड जो होते हैं उसके साथ भी आप इसे बांट सकते हैं। जैसे अपना दुख दर्द आप बांटते हो, तो इसी तरह जो भी आपने वहाँ पर देखा है वो सब चीज़ें वहाँ पर आप बांट सकते हैं। तो अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा, जो आपका क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, तो अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगे। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपके एरिया में अग्नि सेवा यानी जो अग्नि सेवा आपका होता है फायर का, तो फायर सर्विस का आपको नंबर जो होता है उसका आपको पता लगाना है। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए, या आपके घर में लग गई, या फिर जो आपके पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनके घर में आग लग जाए, तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करना है, यानी जो फायर ब्रिगेड होते हैं उनको आपको फ़ोन करना चाहिए। तो फायर सर्विस वालों को क्या, यानी जो फायर सर्विस वाले होते हैं उनको आपको फ़ोन करना चाहिए। अब आता है अगला पॉइंट, इसके बाद यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, जो भी यानी अग्निशमन सेवा के, जो अग्निशमन सेवा होता है यानी फायर सर्विस का जो नंबर होता है वो आपको सभी को याद होना चाहिए। फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता है। जो फायरमैन है वो कैसे करता है, यानी दबाव के साथ, जो दबाव डालकर वो क्या करता है, जैसे प्रेशर आपका होता है, जैसे पानी आप भरते हो, तो जो पानी भरने के टाइम पर पानी जो पाइप आपका होता है, जो पाइप आते हैं, तो जो समरसेबल में आपके लगा होता है, तो समरसेबल में जब पाइप आपके बड़े बड़े जो पाइप होते हैं वो आप लगाते हो, तो पाइप लगाने के बाद क्या करते हो, जब आप जो उसे पाइप हो, ये आपका पाइप का आगे का जो पॉइंट होता है, ये पाइप आपका हो गया, तो यहाँ पर जो पॉइंट जो आपका होता है, यहाँ पर बीच से क्या करते हो आप, बीच से जो पानी को क्या करते हो, दबाते हो, यानी जो पानी जो पाइप आपका होता है बीच में से आप उसे दबाते हो, किसके लिए, यानी प्रेशर के लिए, क्या यानी इस पर दबाव डालते हो। तो फायरमैन भी इसी तरह जब आग यानी जो आग पर जब पानी फेंकता है तो जल फेंकता है, वो क्या करता है, वो फायरमैन भी दबाव के साथ जल फेंकता है, दबाव के साथ क्या करता है, जल आपका फेंकता है। अब आता है अगला पॉइंट कि क्या देखते हैं, चलिए पिक्चर आपकी दी गई है कि किस तरह वो आपका करता है।
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फायरमैन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दबाव के साथ ये क्या कर रहा है, पानी को, आग यहाँ पर लगी हुई है तो आग लगे हुए स्थान पर क्या कर रहा है, ये जो पानी फेंक रहा है वो दबाव के साथ फेंक रहा है, दबाव के साथ वो पानी फेंकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे है कि क्या आपके शहर या नगर, या जो आपकी सिटी है या फिर जो नगर है जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन है। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है, क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर फायर ब्रिगेडर जो स्टेशन होता है वो आपका है फायर ब्रिगेड स्टेशन है। या फिर जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है, तो वो सबसे पहले क्या करती है, तो वह आग पर क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर है कि वो जो आग लगी हुई होती है वहाँ पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। जो जल होता है, जो वाटर होता है, जो ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनको ठंडा करता है। जहाँ पर आग लगी हो, यानी उनका जो आग क्यों लगी है, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है, यानी उसे एक निश्चित जो टेम्परेचर होता है वो मिल गया पदार्थों को, तब वहाँ पर आग लग जाते हैं। तो उन पदार्थ यानी वो गर्म होने की वजह से वहाँ पर आग लगी है तो उन्हें ठंडा करने के लिए वहाँ पर जल डाला जाता है, जिससे उनका ताप, उनके ज्वलन ताप से क्या हो, कम आपका हो जाए, यानी इग्निशन टेम्परेचर से वो आपका लो हो जाए, इसलिए वहाँ पर जल आपका फेंका जाता है, जल डाला जाता है। अब आता है अगला पॉइंट, ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसे करने से क्या होता है, जो आग फैलती है, यानी आग जो फैल रही है तो उसका फैलना रुक जाएगा, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं जब वह ठंडा किया जाएगा तो ठंडा करने पर जो आग होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो इसलिए वहाँ पर पानी आपका फेंका जाता है जिससे आग का फैलना रुक जाए। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है। जो जलवाष्प होता है वो ज्वलनशील पदार्थ को क्या कर लेता है, घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे जो वायु की आपूर्ति होती है वो आपकी बंद हो जाती है और आग बुझ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने पढ़ा था कि बिना वायु, यानी मोमबत्ती वाला जो कैंडल वाला हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने चिमनी रख दी थी, यानी नीचे पहले उसमें क्या रखा था, गुटके रखे थे, गुटके के ऊपर चिमनी हमने रख दी थी। जब भी हमारी जो मोमबत्ती थी वो जल रही थी, उसके बाद हमने गुटके जो थे वो निकाल लिया था और चिमनी उस पर रखी हुई थी, तब वो क्या कर रही थी, लिप झिप आपकी कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने ऊपर से देन अगली बार जो तीसरे प्रोसेस में हमने क्या था कि ऊपर से चिमनी को क्या किया था, ऊपर से भी हमने ढक दिया था। जब हमने वो ढक दिया तो फिर क्या हुआ, यानी जो मोमबत्ती थी आपकी बुझ गई। यानी आग को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, वायु चाहिए, हवा चाहिए। तो बिना वायु के वो आग जो होगी वो आपकी फैलेगी नहीं, तो वायु की वजह से जो होती है आग आपकी फैलती है। तो ये आपको पता चल गया। अब आता है कि आपने पहले ही पढ़ा कि था कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। तो अगर आग को प्रोड्यूस करना है उसके लिए 3 नेसेसरी पॉइंट होते हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं, जो आवश्यकता चीजें होती है कि उनकी जो लिस्ट है वो आप रेडी कर सकते हो। चलिए, ये आवश्यकताएं क्या क्या होती है, जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या चीज़ें आपकी होती है। तो रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ें की होती है, तो ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के हेतु। तो क्या क्या चीज़ें आपकी होती है, इंपॉर्टेंट आपका है यहाँ से टॉपिक आपका कि जो आवश्यक जो ईंधन होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल्स के लिए, तो इसमें फ्यूल क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है ईंधन, यानी फ्यूल आपका आता है। फ्यूल के बाद यानी ईंधन आपको चाहिए, फिर आपको वायु चाहिए, यानी वायु होनी चाहिए, एयर आपकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एयर। किसके लिए, यानी ऑक्सीजन आपूर्ति है, तो किसके, जो वायु हमें चाहिए। यानी जब आग पकड़ती है तो आग लगने के लिए सबसे पहले कोई भी जो ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है वो हमें चाहिए। फ्यूल के साथ साथ जो फ्यूल जलेगा वो किससे, यानी जो वायु होगी वहाँ पर प्रेजेंट, तभी जो फ्यूल होगा वो हमारा जल पाएगा। तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो हमें चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, उसके साथ साथ तो ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। उसके साथ साथ जो ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा यानी हीट, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने। जो हीट क्यों चाहिए, हीट जो ऊष्मा होती है वो हमें इसलिए चाहती है जिससे जो ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो सके, तभी आग आपकी पकड़ पाएगी। इनमें से कि एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इनमें से क्या हो सकता है, या तो एक या फिर जो अधिक आवश्यकता को हटाकर भी आग, अगर हमने ये 3 चीजें आपके हैं तो तीनों में से किसी भी एक चीज को अगर हमने हटा दिया तो जो आग वहां पर लगी हुई है, जो फायर वहां पर हुई है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीनों में से अगर एक भी चीजें हमने हटा दी तो आग पर कंट्रोल कर सकते हैं।
आगे आता है अगला पॉइंट कि आग बुझाने वाले का कार्य है वायु का प्रवाह काटना। जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो उनका काम होता है वो ये, यानी वो जो पानी फेंकते हैं, तो जब आग लगने वाले स्थान पर जो वो पानी फेंकते हैं उस टाइम पर क्या होता है, जो वायु का जो प्रवाह होता है यानी ऑक्सीजन यानी जो वायु होती है उसका जो प्रवाह वो काटते हैं, या फिर ईंधन का जो ताप है वो कम करना, या दोनों होते हैं। तो उसमें वो क्या करता है, सबसे या तो वो वायु का जो प्रवाह है वो काटेगा, यानी वायु की द्वारा क्या होती है, जो आग होती है वो फैलती है उसके प्रवाह को रोकेगा, या फिर जो ईंधन का जो ताप होता है, जो फ्यूल होता है, उसका टेम्परेचर को वो कम कर देता है। आपको ध्यान देना है कि अधिकांश स्थितियों में, ज़्यादातर जो सिचुएशन होती है उनमें क्या होता है, ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। क्या होता है कि जो अधिकांश सिचुएशन इस तरह की होती है जिसमें जो ईंधन आपका होता है, जो फ्यूल होता है, उसको हटाया नहीं जाता। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन में ईंधन ही ईंधन होता है। तो आपने देखा होगा जब किसी के घर में आग लग जाती है, या कोई जो भवन होता है, जो हाउस होता है, जब उसमें आग लगती है तो उस पूरे घर में क्या होता है, पूरे का पूरा जो घर होता है उसमें संपूर्ण जो हाउस होगा, कंप्लीट जो हाउस होता है, उसमें क्या होता है, फ्यूल आपका होता है, तो फ्यूल को हटाया नहीं जाता। आगे आता है अगला आपका पॉइंट कि अग्निशामक। तो अग्नि जो शामक होता है वो होता क्या है। अब नेक्स्ट है कि अग्निशामक आपका क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अग्निशामक की कि अग्निशामक है क्या। चलिए अग्निशामक क्या होता है, जल जो होता है। अब हम देखते हैं अग्निशामक। तो अग्निशामक आपका क्या होता है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है अग्निशामक में, चलिए फायर एक्सटिंक्शन, ये होता है आपका अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंक्शन आपका। तो अग्निशामक क्या होता है, तो जल जो होता है वो सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। जल जो होता है, जो वाटर होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, फायर एक्सटिंक्शन आपका होता है। तो प्रचलित अग्निशामक होता है, फायर एक्सटिंक्शन होता है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। लेकिन जल जो होता है, जल आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है फायर एक्सटिंक्शन में आपका वाटर ही होता है, जल होता है। लेकिन ये तभी, यानी ये तभी काम करता है जब जो आग होगी, जो आग लगती है, या तो वो लकड़ी के कारण लगे या फिर कागज के जलने से लगती है। तो आग जो लकड़ी या कागज के जलने से लगेगी तब हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो वाटर होता है, जो पानी है, वो हम फेंकते हैं। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। अगर देखिए, अगर जो आपने देखा, अभी क्या देखा क्वेश्चन में, आपने जो आंसर आपको मिला कि जो फायर एक्सटिंक्शन की इसमें बात करी जा रही है, तो फायर एक्सटिंक्शन में होता है कि जल जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फायर एक्सटिंक्शन आपका होता है। लेकिन अगर आग जो है कागज़ के कारण लगी हो या फिर लकड़ी की वजह से आग लगी है, तब हम वहाँ पर जल डाल सकते हैं। जल डालकर वहाँ पर आग जो है वो शांत कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। लेकिन अगर जो आग होती है वो इलेक्ट्रिक के कारण आपकी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक के कारण आपकी लगती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण जो वहाँ पर आग लगी हो, तो इलेक्ट्रिकल अगर इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके कारण वहाँ पर आग लगी है, तो वहाँ पर जो वाटर है वो नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम वहाँ पर पानी जो है वहाँ पर पानी का छिड़काव करेंगे तो जो आग बुझाने वाले हैं उसको क्या है, करंट आपका लग जाएगा, तो करंट वहाँ पर फैल जाएगा। करंट क्या होगा, वहाँ पर फैल जाएगा और उससे क्या होगी, हानि होगी, वो हार्मफुल हो जाएगा, नुकसान वहाँ पर हो जाएगा, यानी आग बुझाने वाले को भी दिक्कत हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब आता है तेल और पेट्रोल में लगी आग। अगर तेल और पेट्रोल के कारण आग लगती है तो उसके बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। अगर तेल या पेट्रोल से के कारण आपके घरों में आग लग जाती है, तो तेल से या फिर जो पेट्रोल होता है उसके कारण अगर घर में आग लगी तो उसे बुझाने के लिए भी आप जो जल होता है उसका यूज आप नहीं करेंगे। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है। तो आपको ये याद होगा जो हमने करा था चैप्टर जो क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि जो जल होता है वो तेल से भारी होता है। जल क्या होता है, तेल से भारी होता है, तभी वो क्या करता है, तेल से जल जो होगा वो तेल से आपका भारी होता है, क्योंकि तेल हल्का होता है और हल्के होने के कारण तेल क्या करता है, जल के ऊपर जो होता है एक लेयर अलग से बना लेता है और उसके ऊपर तैरता रहता है। तो सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, पानी हम तभी यूज़ करें अगर लकड़ी और कागज़ की वजह से आग लगी हो। अदर जो आपके और किसी रीज़न से आपकी आग लगी हो वहाँ पर आपको जल नहीं डालना है। अब आता है नेक्स्ट आपका, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है। तो जो जल होगा वो तेल के नीचे चले जाता है और तेल आपका हल्का होता है, वो ऊपर आपका तैरने लगता है और तेल ऊपर जलता रहता है।
अब आता है नेक्स्ट कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो अगर विद्युत जो इलेक्ट्रिक उपकरण, जो इलेक्ट्रिक आपका होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के कारण जो है आग आपकी लग गई, या फिर जो पेट्रोल जैसे जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं तो उनके कारण अगर आग लगती है तो तब क्या जो CO2 होता है वो सबसे अच्छा अग्निशामक है, फायर एक्सटिंक्शन आपका होता है। तो CO2 वहाँ पर आपका, तो ऑक्सीजन से भरी होने के कारण, ऑक्सीजन से क्या होता है भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। तो ऑक्सीजन से जो CO2 होती है तो वहाँ पर क्या होता है लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे अच्छा आपका अग्निशामक होता है, फायर एक्सटिंक्शन होता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन से वो भारी होता है, तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण क्या करता है जो CO2 होता है वो आग को, जो CO2 होगा, जो फायर वहाँ पर लगी हुई है जो आग है, तो CO2 आग को एक कंबल जो ब्लैंकेट होता है, तो ब्लैंकेट की तरह आप लपेट, जैसे आप जो सोते हो, यानी अब जो सर्दी का सीजन आपका चला है तो ब्लैंकेट को क्या करते हो आप चारों तरफ से अपने ऊपर क्या कर लपेट के आप सोते हो जिससे किधर से भी आपकी हवा ना आए। तो उसी तरह क्या करते हैं जो CO2 है वो भी ऑक्सीजन को क्या करता है ब्लैंकेट की तरह काम करता है, यानी तो CO2 जो होती है वो O2 जो है ऑक्सीजन जो है उसको पूरी तरह जो होती है वो कवर कर लेती है, ढक लेती है, लपेट लेती है। तो इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। फिर क्या होता है इससे जो होता है जो फ्यूल है या फिर जो ऑक्सीजन है उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट हुआ है, यानी जो संपर्क हुआ है, कॉन्टैक्ट हुआ है, वो आपका टूट जाएगा। अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। अतः जो आग होती है उस पर क्या होता है कंट्रोल कर लिया जाता है। जो आग है, जो फायर आपकी लगी हुई है उस पर कंट्रोल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम यानी दो लोग जो होते हैं कॉल आप यानी बात कर रहे हैं, यानी फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तैन क्या होता है यानी किसी का भी अगर नेटवर्क टूटता है, किसी का भी नेटवर्क चला जाता है तो आपकी जो कॉन्टैक्ट होता है, यानी जो आप बात कर रहे हो, जो आप बात आप करते हो, टॉकिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है आपका जो होता है वो आपका कॉन्टैक्ट जो होगा वो टूट जाएगा, यानी संपर्क जो होता है वो टूट जाता है। या फिर डाटा आप ले सकते हो, नेट आपका चले जाता है, खत्म आपका हो जाता है, तब भी जो आपका कॉन्टैक्ट होता है दो लोगों के बीच में वो आपका टूट जाता है। तो इसी तरह क्या होता है ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में भी कॉन्टैक्ट टूटने के कारण वहाँ पर जो आग लगी हुई है, फायर जो हुई है, उस पर कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो किसकी हेल्प से? CO2 की हेल्प से। अब आता है नेक्स्ट आपका CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। तो CO2 जो है उसका जो बेनिफिट है ये आपको मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका बेनिफिट आपका एक और है कि ये जनरली क्या होता है जो विद्युत उपकरण आपके होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, उसको भी कोई हार्मफुल आपकी यानी कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। नेक्स्ट आता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है। क्वेश्चन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 है तो उसकी जो सप्लाई होती है वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो पहला पॉइंट, उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। तो उच्च दाब पर क्या होता है यानी हाई जो आपका हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर पर यह क्या होते हैं द्रव के रूप में सिलेंडर जो होते हैं उनमें आपकी भरी जा सकती है। तो LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है, जो LPG होती है वो किस रूप में जो सिलेंडर होते हैं उसमें रखी जाती है। तो सिलेंडरों से छोड़े जाने पर, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है। तो सिलेंडर से अगर हम CO2 जो होता है आपका छोड़ेंगे तो ये बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, और क्या हो जाती है ठंडी आपकी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेते हैं बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आते हैं, इसलिए यह अति उत्तम अग्निमाशक होता है। इसलिए क्या होता है ये अति उत्तम अग्निमाशक आपका होता है। तो ये देख लिया जो LPG है वो किस रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है, यानी सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 जो होती है वो बहुत ज़्यादा या क्या करते हैं स्प्रेड यानी फैल जाती है और ठंडी हो जाती है। इसमें क्या ठंडी होने के बाद ये क्या करते हैं जो आग है, आग के चारों ओर ये आपका एक सरफेस बना लेते हैं, तो आग को चारों ओर से घेर लेती है। इसके बाद जो ईंधन होता है, जो फ्यूल आपका होता है, उसका जो ताप होता है फ्यूल का, यानी जब फ्यूल होता है जो ईंधन होता है वो तभी जलता है जब उसका जो इग्निशन जो टेम्परेचर है वो उसको मिलता है। जब वो इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देगी, लो कर देगी, तो वहां पर क्या होगा जो आग होगी वो आपकी बुझना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह क्या होगा तो अति उत्तम ये आपका जो होता है फायर एक्सटिंक्शन होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, जैसे आपने देखा भी होगा जहां पर यानी जैसे लेबोरेटरी वगैरह में क्या होता है आपका जो सिलेंडर टाइप का एक फायर एक्सटिंक्शन आपका लगा हुआ होता है सिलेंडर की फॉर्म में। ये आपका रहता है नेक्स्ट आपका कि CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका, यानी CO2 अगर आपको चाहिए तो उसका एक दूसरा तरीका भी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो होता है, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। तो इसमें क्या है अगर आपको दूसरे तरीके से जो CO2 चाहिए तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका होता है, बेकिंग सोडा जो होता
होता है या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो होता है केमिकल पाउडर से भी आप इसका भारी मात्रा से छिड़काव कर सकते हैं। आग के निकट, आग के जब निकट आप जाओ तो इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देते हैं। तो इस टाइम पर जब हम जो इन जो केमिकल्स पाउडर आपका होता है इनका जब छिड़काव करेंगे तो छिड़काव के टाइम पर क्या होता है, तो जो पदार्थ है, जो मटेरियल्स है, ये वहाँ पर क्या करते हैं, जो CO2 है तो CO2 गैस इनसे निकलती है जो आग बुझाने में हेल्प करती है। अब आता है नेक्स्ट आपका दहन। तो दहन जो होता है, जो कंबशन आपका है, दहन क्या होता है, कंबशन आपका है। तो कंबशन होता क्या है, अब नेक्स्ट आपका है कि दहन जो होता है, कंबशन जो है वो आपका है क्या, तो कंबशन है कि एक जलती हुई माचिस की तीली, जो जलती हुई जो माचिस की तीली होती है, मैचिस स्टिक आपकी होती है, अथवा गैस लाइटर को, जो गैस का जो लाइटर होता है जिससे आप गैस जलाते हो, उसे गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट आपको लाना है। तो गैस स्टोव जो आपका होता है जहाँ पर, यानी गैस स्टोव के पास क्या करते हो, जब आप जो गैस का लाइटर है वो जलाते हो तभी आपकी जो गैस है वो आपकी जलती है। तो गैस स्टोव के निकट आपको वो लानी है। इसके बाद है कि आपको सावधानी बरतनी है कि स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग ना करें। तो आपको क्या करना है, जो गैस स्टोव है उसका यूज़ ना करें। अपने जो माता पिता है उसकी सहायता के लिए आपको कहना, यानी अपने माता पिता को सहायता के लिए आपको कहना चाहिए। गैस स्टोव की जो घुंटी या नोब होती है उसको घुमाकर गैस चालू आपको कर देनी है। तो गैस स्टोव की जो नोब होती है उसको आपको घुमाना है और फिर आपको जो गैस है वो स्टार्ट आपको कर देनी है। देन आपको क्या करना है, जो आपने जो गैस का आपका लाइटर है वो आपको लगाना है। तो अब है कि आप क्या देखते हैं, तो इसमें जो आपने प्रोसेस किया इसमें आपको क्या दिखाई दिया, फिर है कि तीव्र दहन। जो तीव्र दहन होता है वो क्या होता है, तो तीव्र दहन यानी रैपिड कंबशन। तीव्र दहन आपका हो गया रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन होता क्या है, रैपिड जो कंबशन है वो किसको कहा जाता है, गैस तेजी से जलने लगती है। जो गैस होगी वो तेजी से आपकी जलने लगेगी, रैपिड कंबशन आपका होगा। रैपिड जो होता है रैपिड फायर होता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो उसमें क्या होगा, जब वो गैस होगी वो तेजी से आपकी जलने लगती है तो वहाँ पर हीट होगी और हीट के साथ साथ लाइट आपकी प्रोड्यूस होगी। इस प्रकार का दहन ही आपका तीव्र दहन कहलाता है। इस प्रकार का दहन क्या कहलाएगा आपका, इस प्रकार का जो कंबशन होता है वो आपका रैपिड कंबशन कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका स्वतः दहन। जो स्वतः दहन आपका होता है, स्वतः दहन किसको बोला जाता है, तो स्वतः जो दहन आपका होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये होता है स्वतः दहन आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता क्या है कि फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ है, जो फॉस्फोरस आपके हैं तो फॉस्फोरस की तरह ही कुछ ऐसे पदार्थ होता है, मटेरियल होते हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल जाते हैं। तो कमरे का जो टेम्परेचर होता है, जो रूम का टेम्परेचर होता है, उस पर जो वायु होती है, तो वायु की प्रेजेंस, जैसे कि आपको पता है अगर वायु होगी तभी जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल होगा वो आपका जलेगा, तो वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का जो दहन होगा, कंबशन होता है, जिसमें पदार्थ जो मटेरियल होगा वो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन आपका कहलाता है। वो आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन आपका कहलाता है। तो किस तरह का, जब आपका जो कोई भी पदार्थ होता है, जो कमरे का जो ताप होता है, जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का, पर वायु में जब जल उठते हैं उसी को क्या कहा जाता है, आपका स्वतः दहन आपका कहलाता है। तो अब आपका आता है नेक्स्ट आपका, क्योंकि वहाँ पर जो इग्निशन टेम्परेचर आपका होता है, तो रूम में वो इग्निशन टेम्परेचर आपका प्रेजेंस रहता है, जिसके कारण जो मटेरियल आपके हैं वो आपके जल गए। तो इग्निशन टेम्परेचर जब मटेरियल को मिल जाएगा तभी वो आपका जलना स्टार्ट कर देगा। अब आता है नोट आपका कि कोयला जो है, नोट में है कि कोयले के खानों में, जो कोयले की जो खान होती है, कोयले के जो खाने होती है, उसमें कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जैसे कोयले की जो खाने होते हैं वहाँ पर कोयले की जो धूल होती है उसमें क्या होता है, स्वतः दहन से कई बार वहाँ पर खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। तो जंगल के, जैसे आपने देखा था, जो जंगल है, जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से आपका होता है। तो वहाँ पर भी आपने देखा था, जो अभी हमने पढ़ा था कि जो वन है, जो जंगल आपका होता है, वहाँ पर भी खुद ही क्या हो जाती है, आग आपकी लग जाती है। गर्मियों के टाइम पर आपने देखा होगा, और गर्मियों के साथ साथ ही आपका जब आकाश से जो बिजली है वो आपकी गिरती है, उस टाइम पर भी आपका स्वतः यानी खुद ही आपका वहाँ पर आग आपकी लग जाती है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। परंतु क्या होता है, जो जंगल होता है, जो फॉरेस्ट होता है, उसमें जो आग होती है वो ज़्यादातर जो मनुष्य होता है उसकी लापरवाही से वहाँ पर लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं, अगर आप जंगल में जाते हो, फॉरेस्ट में आप जाते हो, या तो पिकनिक करने के लिए या फिर वैसे ही घूमने फिरने के लिए, तो आप
कैंप फायर का आयोजन करते हैं। जो कैंप फायर होते हैं उसका आयोजन करते हैं। तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। तो जब आप वो कैंप फायर का वहाँ पर यूज़ करते हो, प्रोग्राम आप वहाँ पर बनाते हो, तो वहाँ पर जब आप उस स्थान को छोड़े तो उस स्थान को छोड़ने से पहले आपको क्या करना है, वो वहाँ पर कंप्लीट आपको क्लियर करना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट आपका, हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जो त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल हमारे होते हैं, तो फेस्टिवल पर आपने देखा होगा वहाँ पर आतिशबाजी करते हैं। क्या करते हैं, आतिशबाजी जो होती है वो हम करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं या फिर जो पटाखे हमारे होते हैं उनको हम जलाते हैं, तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से, जो आकस्मिक जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा होता है, हीट आपका ऊष्मा यानी हीट हो गए, लाइट होती है, और ध्वनि यानी जो साउंड आपका पैदा होता है। क्या होता है, जो साउंड होता है वो आपका पैदा होता है, साउंड आपका वहां पर पैदा होता है। नेक्स्ट आता है आगे, नेक्स्ट है कि विस्फोट। अगले पॉइंट है विस्फोट। विस्फोट जो है, विस्फोट क्या होता है, एक्सप्लोजन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, जो अगला टॉपिक आया है विस्फोट। तो विस्फोट क्या होता है, विस्फोट होता है आपका एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लोजन जो होता है वो आपका क्या होता है। तो एक्सप्लोजन या विस्फोट जो है वो क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट की अभिक्रिया, जो रिएक्शन हम करते हैं, तो रिएक्शन में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। तो रिएक्शन में जो तो इसमें आपका हो गया, तो इसमें जो आपका क्या निकलता है, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान जो गैस आपकी बनती है वो एक लार्ज अमाउंट पर, लार्ज क्वांटिटी पर आपकी बनती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस आपका होता है, जो रिएक्शन आपकी होती है, यही आपका एक्सप्लोजन या विस्फोट आपका कहलाता है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। जैसे आप पटाखे जो होते हैं, तो जब आप पटाखे जो होते हैं उन पर आप दाब डालते हो, तो दाब डालने पर जो पटाखे होते हैं वो क्या हो जाता है, विस्फोट आपके हो जाते हैं, एक्सप्लोजन आपके हो जाते हैं। जो क्रैकर आपके होते हैं, पटाखे यानी जो क्रैकर्स आपके होते हैं, जब आप उन पर दबाव डालते हो तो वो भी आपके क्या हो जाते हैं, वो भी आपके विस्फोट हो जाते हैं, एक्सप्लोजन आपके हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगली जो हमारी हेडिंग है ज्वाला। तो ज्वाला क्या होती है, ज्वाला यानी जो फ्लेम आपकी होती है, ज्वाला होती है आपकी जो फ्लेम होती है, कि फ्लेम क्या होती है, तो एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण करेंगे। तो एलपीजी जो है उसका हमें प्रेक्षण यहाँ पर करेंगे, एक टेस्ट अपना करते हैं। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन इसमें बनता है आपका कि क्या आप ज्वाला का जो फ्लेम है उसका जो कलर होता है वो आप बता सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, तो जो कैंडल होती है, कैंडल की जो फ्लेम होगी वो कौन से कलर की आपकी होती है। तो कैंडल का जो फ्लेम होता है, जो ज्वाला होती है, जो लो उसकी होती है, वो किस कलर की होती है। पहला पॉइंट है इसमें कि कक्षा 7वीं का जब हमने क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को आपको याद करना है। याद का आपको सारणी की शेष वस्तु को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। जैसे अपना जो परीक्षण आप करोगे उसे आपको रिकॉर्ड करना है, उसके साथ साथ जो टेबल होती है उसमें आपको लिखना है कि पदार्थ जो है वो ज्वाला देता है या नहीं, यानी जो पदार्थ होगा, जो मटेरियल होता है वो फ्लेमिंग देगा या नहीं, ये आपको जो टेबल बनानी है उसमें आपको लिखना है। तो देखिए टेबल में आपको सबसे पहले आता है जो दहन। जब हम जो कंबशन करेंगे तो कंबशन करने के बाद जो मटेरियल होगा वो फ्लेमिंग देगा या नहीं, ये आपका है। तो फ्लेमिंग देगा या नहीं ये आपको देखना है। सबसे पहले जो मटेरियल आता है हमारा, मोमबत्ती आती है, कैंडल आती है। तो कैंडल, जैसे आप दिवाली पर, फेस्टिवल पर जो मोमबत्ती आप जलाते हो, कैंडल जलाते हो, तो जब आपने देखा होगा जब हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल का कंबशन करते हैं, दहन करते हैं, तब क्या होता है उसमें फ्लेमिंग आपके आता है, तो वो ज्वाला देती है। जैसे आपने देखा होगा हल्की हल्की जो लो होती है वो आपकी देती है। उसी तरह जो लैंप होता है वो भी आपका लो देता है। और जो आपका बंशन बर्नर होता है, जो बर्नर होते हैं जो लेबोरेटरी में आपके लगे होते हैं, वो भी आपका क्या देता है, ज्वाला आपका देता है। इसके साथ साथ है जैसे मैग्नीशियम, क्या होता है, जो मैग्नीशियम आपका होता है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम भी आपका ज्वाला देता है। जो आपने क्लास 7th में एक्सपेरिमेंट अपना किया था, कपूर जो होते हैं, जब हम कपूर को जलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब जो हमारे नवरात्रि होते हैं या फिर जो हवन वगैरह होते हैं, जब हम जो कपूर को जलाते हैं उस टाइम पर क्या होता है, तो कपूर भी फ्लेमिंग देता है, वो भी आपका ज्वाला देता है। इसके बाद है मिट्टी के तेल वाला स्टोव, जैसे जिसमें मिट्टी के तेल वाला जो स्टोव आता है, जो मिट्टी के तेल से आपका जलता है, वो भी क्या देता है, फ्लेमिंग आपका देता है। और लकड़ी का जो कोयला होता है वो आपका ज्वाला नहीं देता है। तो लकड़ी का कोयला जो होगा वो ज्वाला आपका नहीं देगा, वो जो ज्वाला होती है वो आपका नहीं देगा।
पर वो जलेगा, लेकिन जो ज्वाला होती है वो आपका नहीं देता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि जो ज्वाला है उसकी जो संरचना है, ज्वाला की संरचना की इसमें हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, तो इसमें आता है एक मोमबत्ती जलाइए। क्या करना है आपको, जो मोमबत्ती होती है, जो कैंडल होती है, वो आपको जलानी है। उसके लिए आपको सावधानी बरतनी है कि एक कांच की 4-5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा आपको पकड़ना होगा। जो एक कांच की जो आपने 4-5 सेंटीमीटर की जो पतली सी नली आपने ली है, पाइप सा आपने लिया है, उसको आपको संडासी जो होती है उसके द्वारा आपको पकड़ना है और इसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अधीन क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। फिर आप जैसे आप देखिए, उसी तरह जैसे आप जो आपका आग होती है, यानी लकड़ी, आपको इस तरह आप एक लकड़ी आपने ले ली, वो सिनासी से आपको पकड़ने है। दैन क्या करना है आपको, वो पकड़ने के बाद जो है आपको एक सिरा जो होता है, जो मोमबत्ती आपने जलाई हुई है, मोमबत्ती की जो आग लगी हुई यानी जो ज्वाला है उसमें आपको वो लगाना है और एक सिरा आपको पकड़े रहना है। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। फिर क्या करना है, जो कांच की नली है उसका जो दूसरी साइड, एक सिरा तो आपने वहां पर दिया है मोमबत्ती की फ्लेमिंग में, दूसरे सिरे पर आपको जो माचिस की तीली होती है वो आपको लानी है, यानी मैच स्टिक जो होती है वो आपको लानी है। मैच स्टिक जब आप ले आओगे उसके पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करते हैं? तो इसमें पूछा गया है, जब आप देखोगे कुछ टाइम के बाद क्या होगी, वहाँ पर भी जो फ्लेमिंग होती है वो आपकी क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह क्यों होता है, जो ज्वाला क्यों उत्पन्न हुई वहाँ पर, तो वो ज्वाला क्यों उत्पन्न हुई, ध्यान देना है कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मोमबत्ती, जैसे आपका जो मोम होता है, मोमबत्ती आपकी होती है, तो मोमबत्ती के साइड में मोमबत्ती जो होती है, तो मोमबत्ती का जो धागा होता है, ये आपकी मोमबत्ती होती है, ये आपकी हो गई मोमबत्ती, और मोमबत्ती के यहाँ पर आपका धागा निकला होता है। तो जो मोमबत्ती के पास में जो ये एरिया आपका होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो मोम होता है आप देखते होगे जल्दी जल्दी पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह इसमें बात की गई है कि जो गर्म मोमबत्ती के पास का जो मोम होता है वो जल्द उसमें पिघल जाता है। दहन के समय, जब दहन होता है यानी कंबशन होता है, उस तरह जो पदार्थ होता है वो वाष्पित होता है। पदार्थ कैसा होता है, वाष्पित आपका होता है। ये ज्वाला का निर्माण करता है, और यही क्या करते हैं, ज्वाला जो होते हैं, फ्लेमिंग होते हैं, उसका निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। तो मिट्टी का जो तेल होता है और जो पिघली हुई जो मोमबत्ती के साथ साथ ये क्या करते हैं, ऊपर उठते जाते हैं, और दहन के समय यानी कंबशन के समय ये वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, उसके बाद जो फ्लेमिंग होते हैं उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अपोजिट आप, यानी इसके विपरीत है कि लकड़ी का जो कोयला होता है, जो लकड़ी वाला जो कोयला होता है, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे जो कोयला बनता है, जो अंगारे आपके होते हैं, तो जो कोयला आपका बनेगा तो वो विवाष्पित नहीं होता। वो क्या नहीं होता, वाष्पित नहीं होता, इवापोरेट आपका नहीं होता, और कोई ज्वाला वहाँ पर नहीं होती, तो कोई भी फ्लेमिंग नहीं होगी। जब हम लकड़ी जो होती है वो जलाते हैं, तो लकड़ी जलाने के बाद क्या होता है, जब हमने लकड़ी जला दी तो लकड़ी जलाने के बाद जो कोयला हमारा बनता है, तो लकड़ी का कोयला इवापोरेट नहीं होता, जिस वजह से वहाँ पर फ्लेमिंग आपको नहीं दिखाई देती। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या कांच की नली से बाहर, जो कांच की नली होती है उससे बाहर निकलने वाला जो मोम होगा वो वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने के कारण हो सकता है? तो कांच की जो नली आपने ली थी तो उसके बाहर जो मोम निकलता है वो वाष्प होता है। वो वाष्प जो हुआ, वो इवापोरेट जो हुआ, वो ज्वाला जो होती है, जो फ्लेमिंग होती है, वो उत्पन्न करने का रीजन हो सकता है। तो पहला पॉइंट है, जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो, जब मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है, जो फ्लेमिंग होती है, वो क्या हो, स्थिर हो यानी कांस्टेंट होती है, तो ज्वाला के दीप्त, जो ज्वाला के जो दीप्त होते क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड आपको प्रवेशित करनी है, और संडासी से लगभग 10 सेकंड तक आपको पकड़े रखना है, फिर उसे आपको हटा लेना है। फिर क्या करना है, आपको उसे हटा लेना है। अब है क्वेश्चन कि अब आप क्या देखते हैं, तो अब आप क्या देखोगे, ये इसमें पूछा गया है कि कांच की जो प्लेट आपने ली या फिर जो स्लाइड आप लेते हो उस पर एक गोला काला विलय बन जा गया है। तो क्या बन जाएगा, गोला काला विलय आपका बन गया होता है। तो यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। तो ये क्या, यानी वहाँ पर फ्लेमिंग ना होने के बाद भी क्या होता है, उसे जो एरिया होता है, जो प्रेजेंस होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो जला हुआ जो कार्बन कणों को, कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं उनका वहाँ पर वह कलेक्ट हो जाते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा
होगा, जैसे अब सर्दियों का टाइम आपका चला हुआ है, जब आपका जो घी होता है, जब आप डिब्बे या डिब्बी में जो अपना घी रखते हो और जब आप उसको गर्म करते हो, तो गर्म करने के दौरान क्या होता है, तो जो आप आँच जैसे आपका जो चूल्हा होता है या फिर जो गैस होती है उस पर आप वो रखते हो, तो डिब्बी जब आप उसे रखोगे गर्म करने के लिए घी को, उस टाइम पर क्या होता है, जो आपका बर्तन होता है नीचे से क्या होता है, ब्लैक ब्लैक आपका होना स्टार्ट हो जाता है, काला, यानी वहाँ पर क्या होगा, जो कालापन आपका आता है, जो काला घेरा आपका बनता है, वो कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, तो कार्बन के पार्टिकल को वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका एक पतले लंबे तार के तार को लगभग, फिर जो एक पतला लंबा तार आपको लेना है तांबे का, तो उसके तार को लगभग 30 सेकंड तक आपको ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखना है। ध्यान देना है कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बार है रक्त तप्त हो जाता है। तो आपने क्या देखा होगा, जैसे आप जो तांबे का तार आपका होता है, जो कॉपर वाला तार आपका होता है, कॉपर का वायर अगर आप जो ज्वाला जो आग होती है उसमें आप 30 सेकंड तक सिर्फ आपको वो आग के पास अपना रखना होता है, पकड़कर वो रखना है। तो आप देखोगे जो तार होता है, जो वायर होता है, वो क्या, यानी जो एक तो आपका आँच में आपने दिया हुआ है, जो आग है उसके अंदर आपने दिया हुआ है, और जो आग के बाहर का जो भी पोर्शन होता है वो भी आपका हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना, यानी गर्म आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, वो वहाँ पर गर्म आपका हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन बनता है, क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ज्वाला होती है, जो फ्लेमिंग होता है, उसका जो अदीप्त क्षेत्र होता है जो आपका दीप्त में नहीं है, तो अदीप्त क्षेत्र भी क्या कर रहा है, ताप बहुत अधिक आपका है। तो अदीप्त क्षेत्र का जो आग में नहीं है वो भी, उसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अधिक आपका हो रहा है, यानी गर्म हुआ वहाँ पर हो रहा है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। रियलिटी में क्या है, जो ज्वाला होती है, जो फ्लेमिंग होता है, तो फ्लेमिंग का जो पार्ट होता है ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, हॉट आपका होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग को उस पर फूकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप गोल्ड या सिल्वर आप खरीदते हो, ज्वेलर्स के पास आप जाते हो, तब आपने देखा होगा जो सुनार होते हैं उनके पास क्या होते हैं, एक जो धातु होती है, यानी मेटल की जो फूकनी होती है, जैसे आपके घरों में फूकनी होती है, उसी तरह जो सुनार होता है, जो ज्वेलर्स होते हैं, उनके पास भी एक फूकनी रहती है। तो वो फूकनी का क्या करते हैं, जो फूकनी होती है, तो आपने देखा होगा जब आग आपकी जली होती है, जब वो फ्लेमिंग यानी जो आग होती है वो जली हुई तो होती है, और जब वो वहाँ पर कुछ काम करता है, तो जो ज्वाला होती है, जो फ्लेमिंग होती है, आग यानी जो आँच उसकी जली हुई होती है उसके, तो वे क्या करते हैं, जो सबसे भारी भाग होता है उस पर फूकते हैं, जो बाहर का पोर्शन होता है उस पर वो क्या करते हैं, फूकते रहते हैं। तो आपने ये देखा होगा। अब आता है अगला पॉइंट, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि वे ज्वाला के सबसे भारी भाग का उपयोग क्यों करते हैं। जो ज्वाला होती है, जो फ्लेमिंग आपके, उसका जो सबसे बाहर का यानी आउटसाइड जो पोर्शन होता है उसी का यूज क्यों करते हैं, यानी अंदर वाला पोर्शन भी वो यूज कर सकते हैं, बाहर का पोर्शन ही उन्होंने क्यों यूज किया। तो इसमें आता है आपका अगला पॉइंट है ईंधन क्या है। तो उससे पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं, देन अगला जो हमारा टॉपिक है ईंधन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो पिक्चर है अपनी, देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी कैंडल जली हुई है, मोमबत्ती आपकी जले, इधर आपका जो गैस स्टोव होता है वो आपका जला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी फ्लेमिंग यानी जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है, वो क्या दे रही है, यानी इसमें जो लाइट आपकी है, तो लाइट आपको दिख रही क्या है, ये हल्की जो आपके येलो कलर की आपको जो लाइटें यहाँ पर दिख रही है। उसी तरह जो गैस स्टोव आपका होता है, गैस स्टोव में भी आप देख लो यहाँ पर आपकी जो फ्लेमिंग होती है वो आपको दिखाई दे रही है। जैसे आपका लैंप होता है, देखिए लैंप होता है, तो लैंप में भी आपको फ्लेमिंग आपको दिखाई देती है, लैंप में भी क्या है, फ्लेमिंग आपको दिखाई दे रही है। और इसी तरह क्या है, आपका जो कैंडल है ये आपकी फ्लेमिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जो कांच वाला था वो वाला पिक्चर देख लेते हैं। देख सकते हैं जो हमने कांच वाली जो हमने नाल ली थी पतली सी, उसमें जो पतली सी नाल ली थी और यहाँ पर मोमबत्ती जलाई हुई थी, तो एक सिरा मोमबत्ती की जो फ्लेमिंग होती है वहाँ पर रखा गया था, दूसरा सिरा जो हमने होल्डर होता है, जो सिंडासी आपके घरों में होते हैं, तो सिंडासी की हेल्प से वो पकड़ा हुआ था। तो दूसरे सिरे पर जब हम जो मैच स्टिक होती है यानी माचिस की जो तीली होती है वो लगाते हैं, तो वो भी क्या, देखिए यहाँ पर वो भी आपका यहाँ पर आपका दिखाया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो है माचिस की तिल्ली आपको लानी थी, जो कुछ समय पश्चात क्या है वहाँ पर भी जो ज्वाला थी वो उत्पन्न आपकी हो रही थी, तो वहाँ पर ज्वाला आपकी लग जाती थी, ये आपने देखा। अब आता है नेक्स्ट आपका जो पिक्चर थी, इसके बाद
देखिए यहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें क्या किया था, हमने जो कैंडल जली हुई थी यानी कैंडल की जो फ्लेमिंग होती है उस पर हमने एक जो स्लाइड होती है स्लाइड हमने रखी थी, वो भी सिनासी से पकड़ी हुई थी। यानी स्लाइड जो होती है वो सिनासी से पकड़ी हुई थी और वो जो कैंडल जली हुई थी यानी जो लो होती है मोमबत्ती की उस पर हमने रखी थी। तो रखने के बाद क्या हो रहा था, आप देख रहे थे इस पर क्या ये ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट आपको दिखाई दिया, ब्लैक जो स्पॉट आपका आया, काला जो गोला ये आपका बना है, किसके प्रेजेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं, कार्बन के कणाव जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं उनका जमाव जो होता है, तो वहाँ पर ये आपका रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। इसी तरह आपको जो एग्जांपल दिया गया था, जैसे अब जो विंटर सीजन आपका चला हुआ है, सर्दियों का टाइम है, जब जो घी आपका जम जाता है, जब आप घी गर्म करते हो जो आपकी डिब्बी होती है तो उस पर भी इस तरह का आपको स्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप जो आंच होते हैं उस पर आप जो अपना घी की डिब्बी रखते हो तो वहाँ पर भी आपको जो ब्लैक स्पॉट है वो आपको नजर आएगा, जो किसके कारण आता है, जो कारण आता है कि वहाँ पर जो वो प्रेजेंस दिखा रहा है, किसकी प्रेजेंस दिखा रहा है, जो कार्बन होता है कार्बन की प्रेजेंस को वो दिखा रहा है। यानी कार्बन के जो पार्टिकल है वो वहाँ पर जमा होते रहते हैं, जिस कारण वहाँ पर ब्लैक स्पॉट हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका ये जो कैंडल है, कैंडल में जो फ्लेम आपकी जलती है, तो फ्लेम के जो अलग अलग जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट आपका होता है, जो फ्लेमिंग यानी जो लो आपकी जलती है मोमबत्ती में, ये सबसे ऊपर वाली क्या होती है, हॉटेस्ट पार्ट आपका होती है, यानी सबसे गर्म आपकी होती है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ये आपकी सबसे गर्म आपकी पाएगी। ये क्या पाएगी, ये आपकी सबसे गर्म होता है ये वाला पार्ट आपका। देन आता है इससे जो बीच का आपका रहता है ये आपका मॉडरेट हॉट होता है, यानी कम आपका गर्म पाएगा, कम गर्म होता है। इसके बाद आता है ये लीस्ट हॉट, ये आपका सबसे कम गर्म होता है यहाँ पर, यानी जो सबसे कम गर्म आपका हो गया, ये हो जाएगा सबसे कम गर्म। फिर आता है वैक्स कैंडल, ये आपकी क्या है, वैक्स कैंडल आपकी है, मोमबत्ती आपकी है। नेक्स्ट आता है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू, तो इसका जो पूर्ण दहन, जब पूरा जो दहन होता है तो पूरे दहन का जो बाह्य क्षेत्र आपका है ये कैसे कलर का आपको दिखाई देगा, नीले कलर का आपको दिखाई देगा। ये फ्लेमिंग आपको दिख रही है ब्लू कलर की। इसके बाद है कि मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, ये आपको येलो आपको दिखाई दे रही है। तो ये कैसी दिखाई दे रही है आपको, येलो यानी पीली आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको पीला आपको दिख रहा है, यानी जो मध्य भाग होता है, बीच का जो पोर्शन है जो सबसे जो कम गर्म आपका रहता है वो आपका पीला दिखेगा, सबसे ऊपर वाला आपको दिखेगा ब्लू, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो आपकी बत्ती, जहाँ पर आपकी जो बत्ती होती है वो वाला पार्ट जो होता है जो सबसे गर्म, जो सबसे कम गर्म आपका रहता है, ये क्या करता है, जो जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, इसे ये होता है आपका काला। ये कैसे कलर का आपको दिखाई देता है, काला आपको दिखाई देता है। तो ये मोमबत्ती की ज्वाला जो थी, जो फ्लेमिंग होता है, उसके विभिन्न एरिया आपको दिखाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट आपका है डेली लाइफ के लिए भी, वैसे भी यानी एग्जाम के लिए तो आपका इंपॉर्टेंट है ही ये टॉपिक। उसके साथ साथ जो आपका डेली लाइफ है, जब आप कैंडल यूज करते हो, कैंडल को जलाते हो, तो आपको जो फ्लेमिंग होती है वो 3 तरह के आपको अब दिखाई देती है। तो अब ये जो आप अपने घरों में कैंडल जब जलाओगे तो आप देख सकते हो 3 तरह की आपको वहाँ पर दिखाई देगी, यानी 3 कलर आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ब्लू नीले कलर का, उससे नीचे यानी मिडिल वाला होता है पीला, और सबसे नीचे वाला आपका ब्लैक आपको दिखाई देगा। और सबसे ऊपर वाला पार्ट सबसे गर्म होता है, बीच वाला पार्ट आपका कम गर्म होता है, और जो सबसे कम गर्म होता है वो आपका नीचे वाला पार्ट होता है। चलिए अब जो सुनार होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो आउटर वाली जो सरफेस होती है, आउटर सबसे बाहर की जो आपकी भाग होता है उसी पर फूंक क्यों मारते हैं, जो वो फूंक नहीं रखते हैं वहां पर फूंक क्यों मारते हैं, तो देखते हैं कैसे वो फूंक इसमें मारते हैं। चलिए अब जो सुनार वाला भी देख लेते हैं, इसमें ये वाला आपका है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो इस तरह जो सुनार होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो भी देखिए यहाँ पर इसने जो लो आपकी जली हुई है, फ्लेमिंग जो दे रहा है, तो यहाँ पर ये फ्लेमिंग आपकी आ रही है। और सबसे ऊपर वाले पार्ट, यहाँ पर आपका जो पार्ट है सबसे बाहर का जो भाग होता है उस पर वो फूंक मारता है। फूंक मारकर जो उसकी धातु होती है, जो भी वो चीज़ अपना यानी जो सामान वो करता है, वो आपको यहाँ पर शो आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका शो रहा है। अब चलते हैं आगे ईंधन। तो अब हम फ्यूल जो ईंधन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पोर्शन आता है ईंधन, यानी जो फ्यूल है वो क्या होता है। फ्यूल जो ईंधन है वो क्या है कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला यानी कोयला आपका जो होता है, चारकोल आपका होता है, पेट्रोल हो जाएगा आपका। पेट्रोल के साथ साथ अब आपका आता है
मिट्टी का तेल जो कैरोसिन ऑयल होता है आदि, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ये सारे पदार्थ क्या है? ईंधन यानी फ्यूल आपके कहलाएंगे, जो घरेलू यानी घर के कामों में या फिर इंडस्ट्रियल में जो यूज किए जाते हैं उनसे संबंधित जो आपके ऊष्मा यानी हीट एनर्जी आपका देते हैं, ये प्रमुख स्रोत आपके होते हैं। जैसे लकड़ी होगा, कास्ट कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं ये आपके कहलाते हैं ईंधन। अब आता है कि अच्छा ईंधन वह है, अच्छा जो ईंधन होता है, गुड जो फ्यूल है वो वही है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह क्या होता है? सस्ता आपका होता है, सस्ता होता है और वायु में सामान्य हो से सुगमतापूर्वक जलता है। तो वायु में सामान्य जो हो से क्या करता है? ये सुगमतापूर्वक आपका जलता है, तो सुगमतापूर्वक जो आपका जलता है। वायु में सामान्य दर से, ये आपका जो वायु में सामान्य दर आपका यानी सामान्य जो जनरल जो रेट होता है उससे आपका जलता है। अब आता है अगला पॉइंट, यह अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो अधिक, अगर हम इसको ज़्यादा जलाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में यह आपका ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। जब ये जल जाता है तो जलने के बाद क्या करता है? ये जो अपने जलने के बाद ये उपरांत कोई भी जो अवांछनीय जो पदार्थ होता है उसे नहीं छोड़ता, यानी अनडिजायरेबल सब्सटेंस को ये नहीं छोड़ता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सकता है। तो संभवतः यानी जनरली ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी ऐसा ईंधन नहीं है, कोई भी फ्यूल नहीं है जिसे एक हम जो आदर्श ईंधन है, आइडियल जो फ्यूल होता है वो मान सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी आपको एक लिस्ट रेडी करनी है। सारणी यानी टेबल की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में आपको वर्गीकृत करना है, कैटेगराइज आपको करना होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि ईंधन के प्रारूप, ये आपको दिया गया है कि ईंधन के जो प्रारूप होते हैं, ईंधन के प्रारूप आपको यहाँ पर दिया गया, जिसमें जैसे ठोस होता है, ठोस ईंधन आपका हो जाएगा, द्रव ईंधन हो जाएगा और गैसीय ईंधन आपका है। तो ठीक, जो ठोस होता है तो जो ठोस कैसा, यानी जैसे कोयला आपका होता है, कोयला कैसा होता है? ठोस आपका होता है, पत्थर की तरह आपको दिखाई देता है। इसी तरह द्रव ईंधन जो होता है, जैसे जो लिक्विड में आपका पाया जाता है, जैसे कैरोसिन ऑयल आपका होता है, मिट्टी का तेल हो गया। और गैसीय ईंधन जैसे नेचुरल गैस आपकी होती है, नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस आपकी होती है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ईंधन दक्षता, फ्यूल की जो एफिशिएंसी है। ईंधन दक्षता यानी जो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी होती है, फ्यूल एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी है कि यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के जो उपले होते हैं, जैसे गोबर के जो गांव में आपके गोबर के उपले बनते हैं, या फिर जो कोयला होता है या एलपीजी होती है, एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबाले, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण आपको बताना है। अगर आपको पानी गर्म करना है, पानी को बॉईल करना है, तो पानी बॉईल करने के लिए आप कौन से फ्यूल को चुनेंगे और उसका कारण भी आपको बताना है कि आपने ये क्यों चुना। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपकी जो घरों में जो मदर्स होती है उसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। तो अपनी जो मदर है उनके हेल्प से आप ये ले सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है? जो आपको ईंधन बताएंगे, जो फ्यूल्स बताएंगे, ये जो इक्वल अमाउंट आपका होता है, सिमिलर अमाउंट में जो हीट होती है वो प्रोड्यूस करेंगे। पहला पॉइंट है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है इसमें? कि जो भी कोई भी ईंधन आपका होता है, कोई भी ईंधन हमने लिया तो उसका जब 1 किलोग्राम, जब 1 किलोग्राम पूरी तरह से यानी कंप्लीट उसका कंबशन हो जाता है, तो कंबशन के बाद जो हमें हीट मिलती है, तो हीट एनर्जी जो हमें मिलेगी उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी जो मात्रा होती है, वही उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। वही क्या कहलाता है? उसका जो ऊष्मीय मान होता है वो उसका कहलाएगा। तो ऊष्मीय मान उसका कहलाता है, यानी ऊष्मीय मान क्या होता है आपका? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है अब है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो किस में? जो किलोजूल प्रति किलोग्राम में इसकी आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट कि कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान दिए गए हैं, तो ईंधन के जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपकी दी गई है। ये टेबल इंपॉर्टेंट आपके लिए है।
सबसे पहले आता है विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान। जो ईंधन है उनके जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो डिफरेंट आपको दी गई है। तो सबसे पहले आती है ईंधन यानी जो फ्यूल होता है, फिर आता है ऊष्मीयमान किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसमें सबसे पहले है गोबर के उपले, जो काउडंग केक होता है यानी गोबर के जो उपले आपके बनते हैं, ये इसका जो ऊष्मीयमान होगा कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 से लेके 8000 आपकी होती है। लकड़ी का 17000 से लेके 22000 होता है। कोयला जो होता है इसका 25000 से 33000 होता है। पेट्रोल का 45000 होता है। मिट्टी का तेल का 45000 आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका जो डीजल होता है उसका 45000 होगा। मेथेन जो होती है, मेथेन का 50000 हो जाएगा। सीएनजी 50000 होता है। एलपीजी 50000। जैव गैस जो है वो 35000 से लेकर 40000 होती है। हाइड्रोजन आपकी 1,50,000 होती है। तो हाइड्रोजन जो है वो 1,50,000 आपकी है। अब आता है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ईंधन के दहन से, जब ईंधन का हम कंबशन करते हैं, फ्यूल का कंबशन हो जाएगा, तो कंबशन के बाद जो हमारा जो हार्मफुल प्रोडक्ट वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वो क्या क्या आपके होते हैं। तो जो हार्मफुल होते हैं, ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर प्राप्त होते हैं कि ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो ईंधन का जब हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उस पर क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट जो हो रहा है वो वहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट उस पर डाल रहा है। कैसे? सबसे पहले है कि जैसे लकड़ी होती है या कोयला है, पेट्रोल है, जैसे जो कार्बन ईंधन है बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। तो जैसे आपने देखा जो लकड़ी हो गई, जब हम लकड़ी को जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं या पेट्रोल हो गया, इसके साथ साथ जैसे कार्बन ईंधन आपका होता है, कार्बन फ्यूल होता है, तो ये बिना जले क्या करता है, कार्बन पार्टिकल को छोड़ देता है। तो वहाँ पर वो जलता नहीं, फिर भी जो कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं वो वहाँ पर छोड़ देता है। ये सूक्ष्म कण जो होता है, ये माइक्रो पार्टिकल क्या होता है, डेंजर होते हैं, जो पॉल्यूटेड होते हैं। जो दमा यानी जो बीमारी होते हैं, जैसे दमा हो जाता है या फिर जो श्वास लेने में यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। अब आता है अगला पॉइंट कि सर्दियों से, जो सदियों आपका है, तो सदियों से यह आपका लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया। पहले यानी घरेलू टाइम से क्या हो रहा है, यानी सदियों से आप देख रहे होंगे जो लकड़ी का उपयोग करते हैं घर में, यानी खाना बनाने के लिए हम जो लकड़ी होती है उसका यूज़ कर रहे थे, या फिर जो इंडस्ट्रियल आपका था, इंडस्ट्रियल में भी जो फ्यूल का यूज़ कर रहे थे हम, वो लकड़ी ही वहाँ पर यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो चेंज होता जा रहा है, कोयला और एलपीजी जैसे ईंधन ने वो ले लिया था। अब इसके बाद है आपका अगला पॉइंट कि अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती आपकी होती है। तो अभी भी जो ग्रामीण यानी गांव के एरिया में क्या होता है, अभी भी जो आपका चूल्हे पे आपका खाना बनता है, तो चूल्हे पे खाना बनता है तो वहाँ पर लकड़ी का यूज़ वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो क्योंकि एक तो लकड़ी जो होती है वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है, उसके साथ साथ ही आपकी सस्ती भी होती है। तो इसलिए वहाँ पर जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर आज भी जो है लकड़ी यानी चूल्हे पर आपका खाना बनाया जाता है, जिसके लिए खाना बनाने के लिए जो लकड़ी होता है उसका यूज़ किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। जब लकड़ी जलती है तो आपने देखा होगा जब लकड़ी को जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बड़ी मात्रा में यानी लार्ज क्वांटिटी में जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है वो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जो मनुष्य के लिए, जो मनुष्य ह्यूमन है उनके लिए वो डेंजर है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है, यानी सांस लेने की वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। जो वृक्ष होते हैं, जिन्हें जो पेड़ होते हैं उन्हें काट काट कर जो हम जलाते हैं, तो जो पेड़ को अगर हम ना काटे तो पेड़ से हमें बहुत सी उपयोगी जो वस्तु होते हैं वो उपलब्ध होती है, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। अगर हम जो ईंधन है, जो पेड़ है, उसको काट कर उसे ईंधन यानी फ्यूल की यूज़ में हम उसे जला लेंगे तो उससे वो चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट आता है, इसके अतिरिक्त वृक्षों की जो कटाई है वनोन्मूलन है का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसे कि आपने कक्षा 7th में भी आपने पढ़ा था। सेकंड आता है, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। तो इन जो ईंधन का जब हम अपूर्ण दहन करते हैं, यानी अपूर्ण जो इनका कंबशन होता है, पूरी तरह से ये आपकी कंबशन नहीं होती, अपूर्ण कंबशन होता है। ये क्या बनाते हैं, तो अपूर्ण कंबशन यानी जब ये इनकम्प्लीट यानी पूरी तरह से आपकी नहीं जलती है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसके बाद जो इससे क्या बनती है, जो गैस आपकी बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ये देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है, ये डेंजर गैस आपकी होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। अगर हम जो कम
कमरा बंद होता है और बंद कमरे में जो कोयला होता है उसे जलाएंगे तो वो आपके लिए खतरनाक साबित होगा। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। अगर हमने बंद कमरा यानी जो कमरा है वो हमारा बंद है और बंद कमरे में हमने कोयला जला दे तो जो वहाँ पर सो रहे जो व्यक्ति होंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इतना डेंजर ये होता है कि व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु भी वहाँ पर हो सकती है। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। तो इसलिए आपको जो एडवाइस दी जाती है इसलिए दी जाती है कि बंद कमरे में आपको यानी जो बंद कमरा होता है जिसमें जो आग आपकी जलती रहती है तो वहाँ पर आपको नहीं सोना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट आपका जो अगला जो पॉइंट है आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उष्णन यानी ग्लोबल जो वार्मिंग होती है क्या होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग आपकी है, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। तो अधिकांश ईंधनों के दहन से, अधिकांश जो ईंधन होता है, ज़्यादातर जो हम ईंधन है फ्यूल जो होता है उसके कंबशन से पर्यावरण जो इन्वायरमेंट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या, जो ग्लोबल वार्मिंग आपकी क्यों होती है, CO2 की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वहाँ पर इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट होती है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि पृथ्वी का जो वातावरण है, पृथ्वी का जो वातावरण है में के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। तो पृथ्वी का जो वातावरण होता है, अर्थ का जो वातावरण है, उसका जो टेम्परेचर में जब ग्रोथ हो जाएगी तो वो आपका विश्व उष्णन कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग आपकी कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसे हिमनद पिघलने लगते हैं और इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसके साथ साथ आपका ये भी है कि जो हिमनद होते हैं वो भी आपके पिघलने लगते हैं, यानी जो बर्फ आपकी होती है तो बर्फ जो पिघलती है वो भी आपकी CO2 के कारण ही पिघलती है, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे जो समुद्र होता है, जो सी होते हैं उनका जो जल स्तर होता है, वाटर लेवल होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो बर्फ है वो पिघल कर यानी वो बर्फ जब पिघलती है तो जो पानी होता है यानी बर्फ पिघलने के बाद जो समुद्र में जाते हैं उससे जो वाटर लेवल होता है सी का वो भी आपका इंक्रीज होता रहता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण वहाँ पर तहस नहस आपकी हो जाती है। अब आता है ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो निचले लेवल पर रहते हैं, जहाँ पर नीचे रहता है तो निचले स्तर वाले जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या हो सकता है, यानी जो सारा का सारा जो एरिया होता है वो पानी आपका यानी सब खत्म होने के बाद वहाँ पर पानी आपको दिखाई देता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला कि कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर हम कोयला या फिर जो डीजल होता है उसका कंबशन करेंगे, उसको जलाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ से निकलती है। यह अत्यंत दमघोंटू और संक्षारक गैस होती है। तो ये भी अत्यंत क्या होती है, दमघोंटू आपकी होती है और संक्षारक गैस होते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैस से ऑक्साइड छोड़ता है और जो इसके अतिरिक्त क्या है, जो पेट्रोल को जो होता है तो पेट्रोल जो आपका है ये नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड छोड़ता है। पेट्रोल कौन सी गैस बनाता है, नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस को ये छोड़ देता है। तो अब आता है जो अम्ल वर्षा होते हैं यानी जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन आपकी क्या होती है, तो एसिड रेन जहाँ यानी जैसे आपने देखा होगा जो ताजमहल आपका है आगरा में, तो उसका जो ताजमहल था पहले वो व्हाइट आपका था, लेकिन अब एसिड रेन के कारण वो येलो आपका पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलते हैं। जो सल्फर है या फिर जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है जब वो रेन वाटर आपका होता है उसमें घुल जाते हैं तब ये अम्ल एसिड आपका होता है, तब ये क्या होता है, एसिड बनाते हैं। ऐसे वर्षा अम्ल वर्षा कहलाते हैं। तो इस तरह की जो वर्षा होती है, रेन होती है, वो एसिड रेन आपकी कहलाती है, जो फसलों भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो ये जो क्रॉप्स, जो फसल आप उगाते हो या फिर जो आपके घर बने होते हैं या मृदा जो सोइल आपकी है जहाँ पर आप फसल करते हो उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। इसके विषय में आप कक्षा 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो क्लास 7th में हमने जो चैप्टर किया था वहाँ पर हमने एसिड रेन के बारे में डिटेल में अपना पढ़ा था। अब आता है नेक्स्ट आपका कि मोटर वाहनों में, जो मोटर वाहन आपके होते हैं, जो व्हीकल्स आपके हैं, तो उसमें जो ईंधन के रूप में आप डीजल या पेट्रोल का स्थान अब CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। तो वहाँ पर कौन सी गैस आ रही है, CNG। तो जहाँ आप पहले पेट्रोल या डीजल अपने व्हीकल्स में डालते थे तो व्हीकल्स में अब आपके जो व्हीकल्स आगे वे CNG व्हीकल्स आपके आगे, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, यानी कम मात्रा में वहाँ पर वो करती है। तो CNG जो है वो सल्फर
सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो भी छोड़ती है, लेकिन वो एज कंपेयर यानी पेट्रोल और डीजल के कंपेयर में कम छोड़ती है। सीएनजी एक अधिक जो सीएनजी है वो एक अधिक स्वच्छ ईंधन आपका है। सीएनजी क्या है? एक अधिक स्वच्छ ईंधन आपका होता है। चलिए, ये आपका चैप्टर था। तो सीएनजी जो होता है अधिक स्वच्छ यानी एक क्लीनर, आप बोल सकते हो कि क्लीनर फ्यूल आपका होता है। कौन सा फ्यूल? क्लीनर फ्यूल आपका होता है। ये आपका टॉपिक था। चलिए, इसमें गैस जो आपकी है मात्रा हमने देख ली कि जो होता है अम्ल वर्षा क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग आपका क्या है, सारा चैप्टर हमने इसमें डिस्कस कर लिया। कंबशन और फ्लेमिंग के ऊपर ये चैप्टर आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।